वेलकम बैक गाइज अगेन हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लाए हैं अपना ब्लॉक नंबर 2 का यूनिट नंबर 1 ग्रीडी टेक्निक ऑफ MCS 211, जिसमें हमने पढ़ा था। हमने स्टार्टिंग का फर्स्ट ब्लॉक कंप्लीट कर लिया है और अब हम लाए हैं ब्लॉक नंबर 2, जिसमें हमने पहले ब्लॉक में 4 यूनिट करी थी। अगर आपने वो यूनिट नहीं देखे तो सबसे पहले जाके आप वो यूनिट देखिए, ठीक है। उसके बाद आप इस यूनिट पे मूव करिए और इस यूनिट पे जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ग्रीडी टेक्निक के बारे में कि ग्रीडी टेक्निक क्या होती है। हम बेसिक से लेके एडवांस सारी चीज़ इसके बारे में पढ़ेंगे, ग्रीडी के बारे में। हम कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है। तो हम पूरा A to Z हर चीज़ इसके अंदर कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। तो अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो फटाफट इसको सब्सक्राइब करिए, ठीक है। और अगर इसको आपने कर लिया और ग्रीडी का कोई भी क्वेश्चन आ गया तो मैं इस चीज़ की गारंटी लेता हूँ कि आप हर एक क्वेश्चन उसका कर पाओगे, ठीक है। तो ग्रीडी टेक्निक पढ़ने के से शुरू करते हैं, ठीक है। तो हमारा सबसे पहला आता है टॉपिक्स के क्या क्या टॉपिक्स कवर करेंगे। तो ये काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं, इंट्रोडक्शन, बेसिक, फॉर्मलाइजेशन, ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। फ्रैक्शनल, नैपसैक प्रॉब्लम, ठीक है, शेड्यूलिंग, टास्क शेड्यूलिंग, ठीक है, हॉफमैन कोड्स, ये सारी चीज़ पढ़ेंगे इसके बारे में। तो हम बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन, व्हाट इज़ ग्रीडी प्रॉब्लम, ठीक है, व्हाट इज़ ग्रीडी एल्गोरिथम, व्हाट इज़ ग्रीडी टेक्निक, ठीक है। तो ग्रीडी बेसिकली एक टेक्निक है प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। सपोज आपके आगे कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, और आपको उसको सॉल्व करना है तो आप बहुत सारी टेक्निक्स लगा सकते हैं, ठीक है। बट एक टेक्निक है ग्रीडी टेक्निक जिसके थ्रू आप किसी भी प्रॉब्लम का ऑप्टिमम सॉल्यूशन निकाल सकते हो, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ कहाँ पर ग्रीडी टेक्निक लगेगी, ठीक है, क्या क्या होता है ग्रीडी टेक्निक में। तो ये सारी चीज़ें हम इस पूरी वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन टू ग्रीडी एल्गोरिथम। क्या होते हैं ग्रीडी एल्गोरिथम? ग्रीडी एल्गोरिथम चूज द बेस्ट सॉल्यूशन एट ईच स्टेप। तो हम क्या करेंगे, हर स्टेप पे बेस्ट सॉल्यूशन निकालेंगे, होपिंग इट लीड्स टू ओवरऑल बेस्ट सॉल्यूशन। ये चेक करेंगे कि ये लगता है बेस्ट सॉल्यूशन होगा, ठीक है। दीज आर यूज फॉर ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। किस लिए यूज होती है? ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम कौन सी होती है? वही जिसमें हम मैक्सिमम या मिनिमम निकालते हैं, वो ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम होती है। वेयर द गोल इज फाइंड द बेस्ट सॉल्यूशन अमंग ऑल पॉसिबिलिटीज। देखो अब आपको मैं एग्जांपल से समझाता हूँ, आपको ऐसे डेफिनेशन से समझ नहीं आएगा तो मैं एग्जांपल से समझाता हूँ, ठीक है। सपोज हमारे पास एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। सपोज एक कॉइन्स का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। हमारे पास क्या है, बहुत सारे कॉइन्स हैं, ठीक है, बहुत सारे कॉइन्स है, ठीक है। अब ग्रीडी का मतलब क्या होता है? देखो हम लालची हैं, ग्रीडी हैं, ठीक है, और हमें क्या करना है, इस प्रॉब्लम को लालची तरीके से सॉल्व करना है। लालची तरीके से मतलब अपनी ग्रीडी दिखा के। अब देखो कैसे सॉल्व करते हैं, मैं सिंपल से एग्जाम्पल बताता हूँ। सपोज हमारे पास क्या है, बहुत सारे कॉइन्स हैं। सपोज 1 रुपये का कॉइन है, सपोज 2 रुपये का कॉइन है, सपोज हमारे पास 5 रुपये का कॉइन है और 10 रुपये का कॉइन है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इन कॉइन्स का, मान लो हमारे पास कॉइन्स है बहुत सारे, ठीक है, और उन कॉइन्स का यूज़ करके हमें मान लो 26 रुपीज़ बनाने हैं। कितने बनाने हैं? 26 रुपीज़, ठीक है, 26 रुपीज़। बट हमारा क्या कंडीशन ये है कि हमारे पास 26 रुपीज़ जो है वो मिनिमम टू मिनिमम कॉइन्स का यूज़ करके बनाना है। तो हमारे पास एक कंस्ट्रेंट होता है। कंस्ट्रेंट का मतलब होता है कि एक कंडीशन जिसका यूज़ करके हमें इसको निकालना है, ठीक है। सपोज हमें मिनिमम टू मिनिमम कॉइन्स का यूज़ करना है, तो हमारे पास कंस्ट्रेंट है कि हमें क्या करना है, मिनिमम कॉइन्स यूज़ करने हैं, ठीक है। सॉरी, मिनिमम कॉइन्स यूज़ करने हैं, ठीक है। अब एक चीज़ बताओ कि 26 बनाने के लिए मैं बहुत सारे कॉम्बिनेशंस बना सकता हूँ इन 4 कॉइन से, ठीक है, बहुत सारे कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। लेकिन जो सबसे कम कॉइन अगर हमें यूज़ कर रहे हैं तो हम ऐसा कौन सा कॉम्बिनेशन बनाए जिसमें सबसे कम कॉइन्स यूज़ हो, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, ग्रीडी मेथड यूज़ करूँगा। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, 10 रुपीज़ का एक कॉइन लूँगा, क्योंकि हमारे पास कितने बनाने हैं, 10 रुपीज़। तो 26 बनाने के लिए मैंने पहले 10 रुपीज़ का कॉइन यूज़ कर लिया। तो अब हमारे पास कितने रुपये बचे? अब हमारे पास बचे करीबन 16 रुपीज़, ठीक है, क्योंकि हमें कम से कम कॉइन यूज़ करना है तो इसलिए मैं बड़े से बड़ा कॉइन यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। अब दूसरा 16 बनाने के लिए, 26 से 16 बनाने के लिए मैंने दोबारा से क्या करा, 10 रुपीज़ का कॉइन यूज़ करा। दोबारा से मैंने एक 10 रुपीज़ का कॉइन यूज़ करा, ठीक है, 16। अब 16 में 10 रुपीज़ मैंने और निकाल लिए तो कितने बचे, 6। लेकिन अब मैं 10 रुपीज़ का कॉइन तो यूज़ कर सकता नहीं हूँ, ठीक है, बट मैं क्या हूँ, ग्रीडी हूँ। तो इनमें से मेरे को कौन सा कॉइन सबसे बेस्ट यूज़ करना चाहिए? हमें करना चाहिए 5 रुपीज़ का कॉइन। तो मैंने यहाँ पर एक 5 रुपीज़ का कॉइन ले लिया, ठीक है। अब क्या बचा हमारे पास, 1 रुपीज़ बचा, और 1 रुपीज़ का तो कॉइन है, इसके अलावा और कोई चॉइस है ही नहीं हमारे पास। उसके बाद हमने
₹1 का कॉइन यूज़ करा, ठीक है। तो टोटल कितने कॉइन यूज़ करे, देखो 1 एक कॉइन 1 का, और ये 2 5 का कॉइन, 3 10 का कॉइन, और 4 एक और 10 का कॉइन। तो मतलब हम क्या कह सकते हैं कि 2 10 वाले कॉइन, ठीक है, प्लस 1 5 वाला कॉइन, ठीक है, और 1 1 वाला कॉइन, ये सारे मिला के, ठीक है, हमारे पास टोटल 26 रुपीज़ आ जाएंगे। क्लियर। अब इसमें बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं, ठीक है। मैं हो सकता है 5 5 के ही कॉइन यूज़ कर लूँ ज़्यादातर, ठीक है। मान लो 5 5 के 5 कर लूँ, और मान लो 5 5 के मैं अगर 5 कॉइन यूज़ कर लूँ, ठीक है, कितना हो गया, 5 5 जा 25, और एक ₹1 का कॉइन यूज़ कर लूँ, है ना, ये भी तो कर सकता हूँ, 1 into 1, ठीक है, 1 हो जाएगा। तो टोटल कितना आ जाएगा, 26, है ना। लेकिन यहाँ पर कॉइन कितने यूज़ है हमारे पास, टोटल 6 कॉइन यूज़ हुए हमारे, ठीक है। यहाँ पर कॉइन कितने यूज़ हुए थे, 4 कॉइन। हमें क्या कंडीशन कंस्ट्रेंट क्या था हमारे पास, कि मिनिमम नंबर ऑफ कॉइन्स हमें यूज़ करने हैं, ठीक है। तो मतलब हमें सिंपली समझ आ गया कि कैसे हम ग्रीडी मेथड का यूज़ करके हमें अपने को क्या बनाना है, ग्रीडी बनाना है, ठीक है। बट ज़रूरी नहीं ग्रीडी से आपकी सभी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकल जाए, ठीक है। मतलब ग्रीडी जो मेथड है वो कुछ ही कंडीशंस में आपको ऑप्टिमम सॉल्यूशन देता है। जैसे इस कंडीशन में तो चलो हमें ऑप्टिमम सॉल्यूशन मिल गया, बट एक और एग्जांपल ले लेते हैं जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए ग्रीडी प्रॉब्लम, ग्रीडी टेक्निक कहाँ पर और यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सपोज हमारे पास एक ट्रीज लाइक स्ट्रक्चर है, जैसे यहाँ पर हो गया 10, ठीक है, ये आगे 2 हिस्सों में डिवाइड हो रहा है। सपोज ये हो गया 20, ठीक है, और ये हो गया हमारा मान लो 30, ठीक है। चलो एक और इसको भी ब्रेक कर देते हैं आगे, ठीक है। ये हो गया 10, और ये हो गया आपका 100, सपोज इसको 100 कर देते हैं, ठीक है। ये हो गया 100, इसको भी आगे ब्रेक कर देते हैं, ठीक है, 60, और इसको बना देते हैं हम 50, ठीक है। क्लियर। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास कुछ नोड्स हैं, ठीक है, और उन नोड्स में कुछ नंबर्स हैं, ठीक है। अब हमारे पास एक कंस्ट्रेंट भी होना चाहिए। तो कंस्ट्रेंट ये है कि मिनिमम नोड यूज करने हैं, मिनिमम नोड्स यूज करने हैं, ठीक है, नोड्स, ठीक है, और मैक्सिमम प्रॉफिट करना है, मतलब मैक्सिमम आपको अमाउंट कलेक्ट करना है, ठीक है, मैक्सिमम प्रॉफिट, ठीक है। अब देखो मैक्सिमम प्रॉफिट निकालना है और मिनिमम नोड्स यूज करने हैं, ठीक है। अब एक चीज बताओ मुझे, अगर मैक्सिमम प्रॉफिट निकाल तो ग्रीडी टेक्निक क्या कहेगी, देखो ग्रीडी टेक्निक कहेगी कि अभी हमारे पास क्या है, 10 है, क्या है हमारे पास, सबसे रूट नोड से स्टार्ट करना है, ठीक है, रूट नोड से हमें स्टार्ट करना है और मिनिमम नोड और मैक्सिमम प्रॉफिट करना है। और एक और कंडीशन लग देता है कि रूट नोड से हैविंग रूट नोड, हमें रूट नोड भी उसमें होनी चाहिए, ठीक है। सपोज ये रूट नोड है हमारी, ठीक है। अब रूट नोड से शुरू करेंगे तो हमारा सबसे पहला क्या आ जाएगा, हमारे पास 10 आ जाएगा, ठीक है। ओके, हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, 10 तो हमें लेना ही लेना है, ठीक है। अब ग्रीडी मेथड क्या कहेगा, जब हम नेक्स्ट इसके नीचे मूव करेंगे तो हमारे पास 2 ऑप्शन है, एक है आपका 20 और एक है आपका 30। तो ग्रीडी मेथड क्या कहेगा, वो लालची है, वो 20 नहीं पिक करेगा, वो कितना करेगा, 30 पिक करेगा। क्यों, क्योंकि वो ग्रीडी है, ठीक है। ग्रीडी मेथड से हम ग्रीडी बन जाते हैं, हम ग्रीडी टेक्निक यूज़ करने हमें ग्रीडी बनना पड़ता है कि हमें मैक्सिमम वाला जो है प्रॉफिट करना है, और इसलिए हम क्या चूज़ करेंगे, 30 चूज़ करेंगे, ठीक है। बट अगर देखा जाए तो 10 और प्लस 30 यहाँ पर आ जाएगा। अब 30 के बाद वो क्या करेगा, नीचे देखेगा 2 नोड और है, तो उनमें से सबसे बढ़िया वाला नोड कौन सा, 50 वाला 60 वाला, 60 वाला, क्योंकि ये ज़्यादा है तो वो अगला 60 ले लेगा, ठीक है। ग्रीडी टेक्निक से हमें क्या मिल जाएगा, अगला 60। टोटल कितना आ गया, 60 30 और 10 कितना हो गया टोटल, 100, राइट। तो 100 आ गया हमारा टोटल। बट असल में 100 इज नॉट द सॉल्यूशन, 100 सॉल्यूशन नहीं है। क्या है सॉल्यूशन, देखो सबसे पहले 10 लेना चाहिए उसको, ठीक है, फिर उसको 20 लेना चाहिए, ठीक है, और फिर हमें इसको 100 लेना चाहिए। तो टोटल कितना, 3 स्टेप में ही कितने हमारा प्रॉफिट आ गया, 130 प्रॉफिट आ गया, ठीक है।
लेकिन 130 तो ज़्यादा है, मतलब असली आंसर क्या होना चाहिए, 130 होना चाहिए। लेकिन ग्रीडी के हिसाब से आंसर क्या आ रहा है, 100 आ रहा है। तो मतलब हर जगह ग्रीडी अप्रोच वर्क नहीं करती, मतलब कुछ कंडीशन में ये हमें करेक्ट आंसर देती है, बट कुछ कंडीशन में ये करेक्ट आंसर नहीं दे पाती। ठीक है, तो चलो अब हम आगे पढ़ते हैं ग्रीडी के बारे में। ठीक है, वैसे में आंसर निकल जाएगा, वो मैं आपको बाद में बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में पढ़ लिया ग्रीडी क्या होता है। ठीक है, बेस्ट सॉल्यूशन निकालते हैं, ऑल पॉसिबल सॉल्यूशंस में सबसे बेस्ट वाला निकालते हैं। ठीक है, तो व्हाट इज एन ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम क्या होती है, मैंने बताया था। An optimization problem seeks the best solution, various option. For instance, choosing the best mode of traveling A to B. देखो, आप A से B तक आप ट्रैवल कर रहे हो, सपोज आपका 2 डिस्टेंस है, आपने एक जगह पर रहते हो और आप B जगह पे ट्रैवल कर रहे हो। ठीक है, सपोज आप दिल्ली में रहते हो और आप मान लो कोलकाता जा रहे हो। ठीक है, अब कोलकाता जा रहे हो, आप दिल्ली में रहते हो, तो हमारे पास कितने ऑप्शंस अवेलेबल हैं। देखो हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल है कि आप बाइक से चले जाओ, ऑप्शन 1। ठीक है, क्या है हमारे पास, बाइक का ऑप्शन है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है आप कार से चले जाओ, किसे चले जाओ, कार से। ठीक है, तीसरा ऑप्शन है मान लो आप ट्रेन से चले जाओ। देखो एक एग्जांपल है, चले मत जाना ट्रेन से कार से या बाइक से। ठीक है, मान लो आप ट्रेन से चले जाओ, ठीक है, या फिर आप प्लेन से चले जाओ। ठीक है, प्लेन। ठीक है, तो आपके पास 4 ऑप्शन है। क्या ऑप्शन है, बाइक से चले जाओ, कार से चले जाओ, ट्रेन से चले जाओ, या फिर आप प्लेन से चले जाओ। अब 4 ऑप्शंस में आपको क्या चूज करना है, ये एक ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम है। ये क्या है, एक ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम है। क्यों है, क्योंकि हमें क्या करना है, देखो हमारे पास 2 कॉन्स्टेंट्स दी है। सबसे पहले विद द लीस्ट कोस्ट, सबसे पहले कॉन्स्टेंट्स क्या है, लीस्ट कोस्ट, लीस्ट कोस्ट, कम से कम कोस्ट लगानी है। ठीक है, और दूसरा हमारे पास क्या ऑप्शन है, मतलब क्या कंस्ट्रेंट है, मीटिंग कॉन्स्टेंट लाइक कंप्लीटिंग जर्नी विद इन 12 आवर्स, 12 घंटे के अंदर हमें जर्नी कंप्लीट करनी है। क्लियर, तो ये हमारी क्या है, एक ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम है। तो ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम को आप कैसे डिटेक्ट करोगे कि आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल हैं, प्लस आपके पास कांस्टेंट दिए हैं। ठीक है, कांस्टेंट पता चल गया आपको, कांस्टेंट क्या होता है। अगर मैं कांस्टेंट्स वर्ड यूज करूंगा तो आपको समझ आ जाएगा कांस्टेंट का मतलब कंडीशंस। ठीक है, इसके बाद हमारे पास देखो बहुत सारे सॉल्यूशन है। देखो बाइक से तो बहुत टाइम लगेगा, कार से बहुत टाइम लगेगा, तो ये दोनों सॉल्यूशन तो भूल ही जाओ। ठीक है, ट्रेन से हो सकता है 12 घंटे लग जाए, प्लेन से हो सकता है उससे भी जल्दी पहुंच जाए, तो हमारे कांस्टेंट यहाँ पर हो जाएगा। लेकिन हमारा कोस्ट किस में कम लगेगी, ट्रेन में या प्लेन में, ट्रेन में। तो हमारा ये जो है ये हमारा बेस्ट सॉल्यूशन होगा। अब देखो ये मैंने जैसे एक एग्जांपल दिया और कुछ नहीं है। ठीक है, अब आगे हम पढ़ते हैं कि फीजिबल एंड ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या होता है। ठीक है, 2 टाइप के सॉल्यूशन होते हैं, एक होता है फीजिबल, एक होता है ऑप्टिमल। तो मैंने बताया था ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम क्या होती है, अब आपको क्लियर हो गया है कि जिसमें आपके मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल हो, प्लस आपके पास कांस्टेंट दिए हो। ठीक है, ये आपका हो गया ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। बट फीजिबल एंड ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या होता है, फीजिबल सॉल्यूशन मीट्स द ऑल प्रॉब्लम कांस्टेंट। जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, सपोज आपको एक मेथड सॉल्व करना है। ठीक है, जैसे हमने ये करा था। ठीक है, इसमें हमारे पास बहुत सारे कॉम्बिनेशंस बन रहे थे। ठीक है, तो फीजिबल बहुत सारे सॉल्यूशंस हो सकते हैं। ठीक है, बट जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा वो होगा सारे फीजिबल सॉल्यूशंस में से सबसे ज़्यादा बेस्ट सॉल्यूशन क्या है। देखो जैसे यहाँ पर सबसे बेस्ट सॉल्यूशन क्या था, 130। ठीक है, तो ये क्या हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन है। फीजिबल 100 भी फीजिबल था और 130 भी फीजिबल था, बट इनमें से सबसे बेस्ट कौन सा है, सबसे बेस्ट है 130, तो वो आपका ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो फीजिबल सॉल्यूशन मीट्स ऑल द प्रॉब्लम कांस्टेंट। फीजिबल सॉल्यूशन मतलब जहाँ जहाँ पर सारे कांस्टेंट प्रूव हो रहे हैं, मतलब एक्सेप्टेबल है। ठीक है, द ऑप्टिमल सॉल्यूशन इज द बेस्ट अमंग फीजिबल सॉल्यूशन। तो जैसे यहाँ पर हमारा एग्जाम्पल था बाइक, कार, ट्रेन, ये सब में मान लो कि सभी में ना 12 घंटे से कम लग रहे हैं और कोस्ट तो लगी रही है मिनिमम। ठीक है, बट कोस्ट को हम कंपेयर करेंगे बाद में ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकालने के लिए। तो हम क्या करेंगे, मान लो बाइक से जाने पे आपको मान लो 8 घंटे लग रहे हैं। ठीक है, कार से जाने में मान लो आपको 10 घंटे लग रहे हैं। ठीक है, ट्रेन से जाने मान लो आपको 6 घंटे लग रहे हैं और प्लेन से जाने मान लो आपको 4 घंटे लग रहे हैं। ठीक है, अब सभी में से जो सबसे बेस्ट है वो कौन सा है,
प्लेन वाला 4, ठीक है। लेकिन लीस्ट कॉस्ट चाहिए तो हमें सबसे बेस्ट कौन सा लगेगा, ट्रेन वाला, है ना। देखो कंडीशन कांस्टेंट सब पे अप्रूव हो रहा है कि 12 घंटे लग रहे हैं, ठीक है, 12 घंटे लग रहे हैं, सब पे कंडीशन अप्लाई हो रही है, बट इनमें सबसे बेस्ट कौन सा है, मिनिमम 12 आवर से कम में ही हो रहा है सब में, है ना। तो ये हमारा हो गया फीजिबल एंड ऑप्टिमल सॉल्यूशन, ठीक है। द ऑप्टिमल सॉल्यूशन इज द बेस्ट अमंग द फीजिबल सॉल्यूशन इन द मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम, इट्स द वन विद द लीस्ट कॉस्ट एंड द इन द मैक्सिमाइजेशन इज द वन द मैक्सिमम सॉल्यूशन, ठीक है। मतलब अगर आपको मिनिमम कॉस्ट निकालनी है तो आपका मिनिमम वाला ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा जो सभी में सबसे कम होगा। और अगर आपको मैक्सिमाइज करना है किसी भी चीज़ को, मैक्सिमाइज जैसे प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना और मिनिमाइज लॉस करना है, तो लॉस की कंडीशन है मिनिमम वाला आपका ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा सारे फीजिबल में से। और जो मैक्सिमम वाले केस में से प्रॉफिट मैक्सिमम करना है तो उस कंडीशन में मैक्सिमम वाला आपका फीजिबल ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा सारे फीजिबल में से, ठीक है। तो आई थिंक समझ आ गया होगा फीजिबल और ऑप्टिमल में डिफरेंस क्या है। इसके बाद अगला पढ़ते हैं ग्रीडी अप्रोच इलस्ट्रेटेड, कि असल में वर्क कैसे करती है ग्रीडी अप्रोच, ठीक है। देखो आप सभी ने इंटरव्यू दिया है, ठीक है। इंटरव्यू देने का प्रोसेस क्या होता है, इंटरव्यू देने का ये होता है कि आपके मल्टीपल राउंड्स होते हैं, रिटन राउंड हो गया, ठीक है, टेक्निकल राउंड हो गया, एचआर राउंड हो गया, ऐसे बहुत सारे राउंड्स होते हैं। तो एचआर करती क्या है बेसिकली, वो आपके मल्टीपल राउंड्स लेते हैं और उनमें से कैंडिडेट्स को फिल्टर आउट करते जाती है ना, ताकि उसको बेस्ट कैंडिडेट मिल सके, ठीक है। सपोज पहला राउंड हुआ, 100 कैंडिडेट है, ठीक है, उनमें से सारे फिल्टर आउट करके सिर्फ 30 बचे, ठीक है, 30। और फिर नेक्स्ट राउंड में गए, ठीक है, तो उस 30 में से फिल्टर आउट करके उसको मान लो मिले 10, ठीक है। और नेक्स्ट राउंड में गए, उसको में सारे फिल्टर आउट करके मिले 3। अब उनको 3 में से चूज़ करना है कि कौन सा बेस्ट है, ठीक है। तो वो आपकी एक तरीके से ग्रीडी अप्रोच है, ठीक है, जो ये लोग फॉलो करते हैं, ठीक है। कंसीडर अ जॉब इंटरव्यू प्रोसेस विद रिटन टेक्निकल एंड एचआर राउंड। अ ग्रीडी अप्रोच selects the best candidate at each stage, aiming for an overall best choice faster than consider all candidate in every round, ठीक है। मतलब सारे राउंडों में हर एक कैंडिडेट नहीं होता, उसमें क्या होता है उन कैंडिडेट को फिल्टर आउट करके दिया जाता है, ठीक है। तो शायद आपको समझ आ गई ग्रीडी अप्रोच कैसे वर्क करती है। अगर आपको फिर भी स्टिल कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अगला है क्वेश्चन विद ग्रीडी एल्गोरिथम। देखो क्या क्या आपको सावधानियां रखनी है ग्रीडी एल्गोरिथम यूज़ करते हुए। ध्यान रखना, मैंने आपको ये चीज़ पहले ही बताई है कि ज़रूरी नहीं ग्रीडी आपको ऑलवेज बेस्ट सॉल्यूशन दे दे, ऑलवेज सक्सेस हो जाए ग्रीडी मेथड, है ना। वाइल द ग्रीडी एल्गोरिथम एम टू फॉर ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन, दे मे नॉट ऑलवेज सक्सीड। हो सकता है कभी कभी ये सक्सीड ना हो, डिपेंडिंग ऑन क्राइटेरिया। कुछ क्राइटेरिया है जिस पे ग्रीडिंग प्रॉब्लम आपको आंसर नहीं दे पाती है, ठीक है। फॉर सम प्रॉब्लम्स अल्टरनेटिव लाइक डायनेमिक प्रोग्रामिंग, ठीक है, ब्रांच एंड बाउंड माइट बी मोर सुटेबल। देखो हमारे पास और भी टेक्निक्स होती है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की, पहले ग्रीडी बताई, एक होता है डायनेमिक प्रोग्रामिंग, एक होता है आपका ब्रांच एंड बाउंड्स। तो ये सारे आपकी जो टेक्निक्स हैं, हो सकता है कि ग्रीडी आपको अच्छा सॉल्यूशन ना दे पाए, तो उसकी जगह आपको कुछ प्रॉब्लम्स में कुछ अलग मेथड या अलग टेक्निक यूज़ करनी पड़े, ग्रीडी टेक्निक से काम ना चले, ठीक है। तो वो आपका एक सिनेरियो हो सकता है, ठीक है। इसके बाद प्रॉब्लम फॉर्मुलाइजेशन, ठीक है। प्रॉब्लम फॉर्मुलाइजेशन क्या होता है, इन एन ऑप्टिमाइजिंग प्रॉब्लम द कोस्ट फंक्शन एफएक्स डिफाइन द प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम क्या होती है आपकी, एफएक्स प्रॉब्लम होती है, एंड द गोल इज टू मैक्सिमाइज और मिनिमाइज इट। तो हमारा गोल क्या होगा, या तो मैक्सिमाइज करना या फिर आपका मिनिमाइज करना। जैसे प्रॉफिट हम मैक्सिमाइज करते हैं और लॉस को मिनिमाइज करते हैं, ठीक है। कॉन्स्टेंट, देखो हमारे पास कुछ कॉन्स्टेंट होते हैं, ए आई एक्स, बी आई वाई, बी जे वाई और सी के एक्स, ठीक है। मतलब ए आई एक्स, ठीक है, बी जे एक्स और सी के एक्स, ये हमारे कुछ कांस्टेंट है। जैसे मैंने आपको कांस्टेंट्स बताया, वही कांस्टेंट जो कंडीशंस होती हैं, तो ये हमारी कुछ कंडीशंस है, कुछ कांस्टेंट्स है। सेट कंडीशंस, मतलब ये हमारे क्या है, एक सेट है कंडीशंस का, ठीक है। ग्रीडी मेथड आर वाइडली यूज फॉर सच प्रॉब्लम, मतलब कुछ इन्हीं टाइप के प्रॉब्लम्स के लिए यूज कर जाता है, मैक्सिमाइज या मिनिमाइज के लिए, ठीक है। अब हाउ ग्रीडी एल्गोरिथम वर्क्स, कैसे वर्क करती है ग्रीडी एल्गोरिथम, प्रोसीड स्टेप बाय स्टेप कंसीडरिंग वन इनपुट एट अ टाइम एट ईच स्टेज, डिसाइडिंग डिसीजंस आर मेड बेस्ड ऑन द सिलेक्शन फंक्शन। एक सिलेक्शन फंक्शन होता है जो चेक करता है कि क्या एक क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है, उसी के बेस पे वो सिलेक्ट करता है या फिर उसको स्किप करता है, ठीक है। इफ द इंक्लूजन ऑफ एन इनपुट रिजल्ट इज एन ऑप्टिमाइजेशन सॉल्यूशन इज एडेड टू द पार्शियल
सॉल्यूशन सेट, अदरवाइज इट्स डिस्कार्डेड। मतलब अगर मान लो सिलेक्शन हमें बता देता है कि हाँ ये एक ऑप्टिमल सॉल्यूशन हो सकता है, तो वो उसको ऐड कर देता है अपने सॉल्यूशन, जो पार्शियल सॉल्यूशन सेट होता है। पार्शियल सॉल्यूशन सेट मतलब वो कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं होता, बट सॉल्यूशन बनता हुआ आ रहा होता है, ठीक है। तो वो क्या करता है, उसको ऐड करता जाता है उसके अंदर। लेकिन अगर मान लो वो उसको नहीं लगता कि हाँ ये ऑप्टिमल नहीं हो सकता, तो वो उसको डिस्कार्डेड करता है, मतलब हटा देता है, ठीक है। की स्टेप्स क्या है? सिलेक्ट एन एलिमेंट फ्रॉम एन इनपुट डोमेन, चेक इफ एडिंग द एलिमेंट फॉर द सॉल्यूशन सेट इज फिजिबल। ये चेक करता है कि फिजिबल है कि नहीं। अगर फिजिबल है तो वो ऐड कर देता है, नहीं तो वो उसको ऐड नहीं करता। रिपीट अंटिल द सॉल्यूशन सेट इज फिल्ड और इनपुट डोमेन इज एग्जॉस्टेड। मतलब जितने इनपुट डालें तब तक वो चलता रहता है, वही इटरेशन प्रोसेस चलता रहता है जब तक हमारा फाइनल मतलब उसकी लेंथ जो है रीच नहीं कर जाती। मतलब हमारे जो इनपुट की लेंथ है वो सारी यूज़ ना हो जाए, ठीक है। सपोज आप क्या कर रहे हो, आपके पास जितने कॉम्बिनेशन है, सपोज आपका जो एक एरे है उसमें 25 कॉम्बिनेशन हैं, तो वो 25 के 25 एक एक करके ट्राई करता रहेगा। अगर वो ऑप्टिमल सोल्यूशन होगा तो वो ग्रीडी में प्रॉब्लम में ऐड कर देगा, ठीक है। अगर नहीं होगा तो वो हटा देगा, उसको डिस्कार्ड कर देगा, है ना, उसको कंसीडर नहीं करेगा। तो ये आपकी ग्रीडी प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो मतलब अब हमको समझ आ गया है, ठीक है। द फर्स्ट सोल्यूशन फाउंडेड बाय द करेक्टली फंक्शनिंग ग्रीडी एल्गोरिथम इज ऑलवेज ऑप्टिमल। पहला सोल्यूशन जो फाउंड होता है वो ऑप्टिमल होता है। एंड ऑप्टिमल सोल्यूशन इज अ फीजिबल सोल्यूशन दैट सेटिस्फाई द ऑब्जेक्टिव फंक्शंस मिनिमाइज और मैक्सिमाइज, ठीक है। तो हमने ये पढ़ लिया है। अब ऑब्जेक्टिव क्या मेनली इसका ऑब्जेक्टिव, आफ्टर गोइंग थ्रू दिस यूनिट यू विल बी एबल टू फॉर्मुलेट अ प्रॉब्लम एज एन ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। तो आप बता सकते हो कौन सी प्रॉब्लम ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम है। डिफाइन द बेसिक कंसेप्ट ऑफ ग्रीडी टेक्निक, ग्रीडी टेक्निक का बेसिक कंसेप्ट आप बता सकते हो। राइट अ जनरल फॉर्म फॉर ग्रीडी टेक्निक, जनरल फॉर्म आप बता सकते हो ग्रीडी टेक्निक की, ठीक है। फॉर्मुलेट फ्रैक्शनल नैपसैक, टास्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम एंड हाफमैन कोड प्रॉब्लम्स, ठीक है। ये सारी प्रॉब्लम हम कर सकते हैं। इसका राइट एल्गोरिथम फॉर फंक्शनल नैपसैक प्रॉब्लम, टास्क शेड्यूलिंग एंड हाफमैन कोड, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कुछ हम कर सकते हैं। कैलकुलेट द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एल्गोरिथम, हम उनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी निकाल सकते हैं। तो ये सारे काम हम इसमें कर सकते हैं आफ्टर अंडरस्टैंडिंग दिस यूनिट, ठीक है। सम एग्जाम्पल्स टू अंडरस्टैंड ग्रीडी टेक्निक्स। अब देखो कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिससे आपको ग्रीडिंग टेक्निक और अच्छे से क्लियर हो जाएगी और अच्छे से समझ आ जाएगी कि असल में ग्रीडी प्रॉब्लम होती क्या है, ठीक है। वैसे तो मैंने काफ़ी कुछ एक्सप्लेन कर दिया है, बट स्टिल आपको कुछ डाउट्स होंगे, तो इससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे इन एग्जाम्पल से, ठीक है। सबसे पहला एग्जाम्पल है टास्क शेड्यूलिंग, ठीक है। आपकी बुक में भी है सारे एग्जाम्पल्स, देखो आपकी बुक में सब कुछ दिया हुआ है, ठीक है। अगर आप ये कहानी पढ़ोगे तो आपको टाइम लगेगा अंडरस्टैंड करने में, है ना। तो इसलिए मैंने मतलब एकदम क्लियर बता, देखो ये काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स दी हुई है, सॉल्यूशंस दिए हुए हैं, है ना। तो ये आप बुक में भी पढ़ सकते हैं, बट ये नोट्स मैं आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर भी पढ़ सकते हैं इसके बारे में डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो पहला क्या है, टास्क शेड्यूलिंग एंड लिमिटेड टाइम। सिनेरियो समझो पहले कि क्या सिनेरियो है। यू हैव अ लिस्ट ऑफ टास्क विद डिफरेंट टाइम रिक्वायरमेंट। आपके पास कुछ टास्क की लिस्ट है, ठीक है, और उन टास्क में आपके पास अलग अलग टाइम रिक्वायरमेंट है कि इस टास्क को करने में इतना टाइम लगेगा, इस टास्क को करने में इतना टाइम लगेगा। एंड यू हैव लिमिटेड टाइम, आपके पास क्या है, आपके पास लिमिटेड टाइम है। ये क्या आपका कॉन्स्टेंट है कि आपके पास लिमिटेड टाइम है, ठीक है। द गोल इज टू मैक्सिमाइज द नंबर ऑफ द टास्क कंप्लीटेड इन द गिवन टाइम। आपको क्या करना है, मैक्सिमम टास्क कंप्लीट करने हैं। एग्जांपल से समझाता हूँ, इसको लिख के समझाता हूँ, ज़्यादा अच्छे समझ आएगा। सपोज आपके पास कुछ टास्क हैं, जैसे आपने मान लो आपके घर के टास्क होते हैं बहुत सारे, ठीक है, या फिर आपके मान लो आपने टास्क को डिवाइड कर दिया, ठीक है, आपने चैप्टर्स को डिवाइड कर दिया। मान लो आपको तैयारी करनी है अपने एग्ज़ाम की, तो आपके पास टास्क बना है यूनिट 1 पढ़ो, ठीक है। टास्क 2 है आपकी यूनिट 2 पढ़ो, टास्क 2 है आपका यूनिट 2 पढ़ो, ठीक है। ऐसे टास्क 3 है, ठीक है, टास्क 3, टास्क 4, ऐसे बहुत सारे टास्क हैं आपके पास, ठीक है, टास्क 5, ओके। इसके बाद आपको क्या दिया है, साथ में आपको दिया है इनका टाइम। मान लो पहला यूनिट पढ़ने में आपको 10 मिनट लगेंगे, ठीक है। दूसरा यूनिट पढ़ने में आपको मान लो 20 मिनट लगेंगे। तीसरा यूनिट पढ़ने में मान लो आपको 15 मिनट लगेंगे। चौथा यूनिट पढ़ने में मात्र आपको 5 मिनट लगेंगे। और पाँचवा यूनिट ख़त्म करने में मान लो आपको 25 मिनट लगेंगे, है ना। अब वो कह रहा है
कि हमें यहाँ पर ग्रीडी यूज़ करना है। हमारा गोल क्या है, मैक्सिमाइज द नंबर ऑफ टास्क, मतलब आपको ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट ख़त्म करनी है। सपोज आपको ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट्स ख़त्म करनी है कम टाइम में, आपके पास टाइम कम है। सपोज मैंने आपको बोला आपके पास सिर्फ सपोज आपके पास सिर्फ आधा घंटा है, ठीक है, 30 मिनट है, तो आप कितनी ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट पढ़ सकते हो, कितनी पढ़ सकते हो, ठीक है। तो आप क्या करोगे, ग्रीडी अप्रोच यहाँ पर यूज़ करोगे। तो आप क्या करोगे, अगर 30 मिनट है तो पहले आप देखोगे सबसे कम वाला टास्क कौन सा है, तो आप पहले करोगे ये वाला टास्क, क्योंकि ये यूनिट सबसे छोटी है और सबसे कम पढ़ने मतलब जल्दी पढ़ी जाएगी। तो पहले आपने ले लिया 5 मिनट, ये वाला जो आप पढ़ोगे टास्क 4, मतलब यूनिट नंबर 4 आप पढ़ रहे हो, ठीक है, सपोज, ठीक है। उसके बाद जो आपकी ग्रीडी अप्रोच कहेगी वो ये कहेगी कि इसको हटा दो, अब जो बचे हुए हैं ना उनमें से जो सबसे जल्दी होगा ना ख़त्म वो उठा लो। तो बचा हुआ क्या है, सबसे पहले ये बचा है, ठीक है, टास्क 1। तो आप पहला टास्क पढ़ोगे, मतलब पहला यूनिट पढ़ोगे, 10 मिनट आपके इसमें चले गए, ठीक है। अब आप क्या चेक करोगे कि अब जो ये भी यूज़ हो गया, अब बचे हुए कितने हमारे पास, 3 बचे हैं, देखो 1 2 और 3। तो आप क्या करोगे, इनमें से जो सबसे कम टाइम में ख़त्म होगा वो करोगे। तो आपने ये ख़त्म कर लिया, ठीक है। ये है आपका यूनिट नंबर, मान लो आपने 3 पढ़ ली, ठीक है, और ये 15 मिनट लगे। तो टोटल अब आपका टाइम अप हो चुका है। कितना टाइम लग गया आपको पढ़ने में, आपको पढ़ने में लग गया 5 10 और 15 15 15 20 और 30, ठीक है। तो ये 30 आपको टोटल 30 मिनट्स लगे, और जितना टाइम था आपने वो पूरा यूटिलाइज कर लिया। आप तब तक पढ़ते गए जब तक आपका जो टाइम है वो रीच ना हो जाए, ठीक है। तो आपने क्या करा, यूज द ग्रीडी अप्रोच, स्टार्ट विद द टास्क दैट टेक लीस्ट टाइम। हमने किससे स्टार्ट करा, जो सबसे कम टाइम लेगा, मैंने बताया था ना 5, हमने पहले सबसे पहले 5 करा। देन चूज द नेक्स्ट टास्क विद द मिनिमम टाइम अमंग द रिमेनिंग टास्क। तो रिमेनिंग टास्क में जो सबसे बेस्ट था हमने वो चूज करा। उसके बाद सेम कंटिन्यू द प्रोसेस, हमने उसी कंटिन्यू प्रोसेस को कंटिन्यू करा, फिर दोबारा बचे में से जो सबसे बेस्ट था वो लिया हमने। तो हमारा टोटल आ गया 30 मिनट का। तो टोटल हमारा 30 मिनट मान लो पूरे कंज्यूम हो गए, तो अब हम स्टॉप हो गए, ठीक है। तो ये आपकी ग्रीडी टेक्निक होती है, क्लियर। दूसरा एग्जांपल एक और समझ लेते हैं, मिनिमाइजिंग गैस रिफिल ऑन अ जर्नी। सपोज आप ए से बी की तरफ जा रहे हो, एक जर्नी है आपकी, कहाँ से जा रहे हो, ए से बी की तरफ जा रहे हो। सपोज बस में जा रहे हो या कार में जा रहे हो, किसी में भी जा रहे हो, हाँ बस में ही जा रहे हो, ठीक है। अब बस का जो फ्यूल टैंक है, आप अगर उसको एक बार फुल करवा देते हो, मान लो एक फ्यूल टैंक है, ये फ्यूल टैंक है बस का, ठीक है, पेट्रोल मान लो इसमें है, इसको जब आप एक बार फुल करवा लेते हो, ठीक है, फुल करवाने के बाद ये टोटल चलेगा आपका मान लो 40 किलोमीटर तक, 40 किलोमीटर, ठीक है, 40 किलोमीटर तक चलेगा फुल कराने पे, ठीक है। एंड देयर आर गैस स्टेशन एट डिफरेंट डिस्टेंस अलोंग द वे। आपके पास बहुत सारे गैस स्टेशन है, गैस स्टेशन पता ही है आपको, जहाँ से आप पेट्रोल भरवा सकते हैं, पेट्रोल पंप को गैस स्टेशन बोलते हैं, ठीक है। गैस स्टेशन है, आप वहाँ से पेट्रोल भरवा रहे हो। अब मान लो पहला गैस स्टेशन आपका अभी है, आपने फुल टंकी करवा ली, टैंक आपका फुल है, तो पहली बार आपने फुल करवा लिया। इसके बाद अगला जो गैस स्टेशन आपको पता है कि 37 किलोमीटर के 37.5 किलोमीटर के मान लो बाद अगला स्टेशन आएगा गैस स्टेशन। तो आप क्या करोगे, आपकी टंकी फुल है, 40 किलोमीटर तक चलना है, तो आपने क्या करा, दोबारा से उसको रिफिल करा लिया जब यहाँ पर पहुँचे, क्योंकि आपको पता है कि इससे अगला जो है ना वो करीबन दोबारा से 37.5 किलोमीटर दूर है, समझ गए, ठीक है। तो आपने यहाँ पर एक बार फुल करवाया, फिर आपने यहाँ पर दोबारा करवा लिया फुल, समझ गए। तो इसी तरीके से ग्रीडी टेक्निक यूज़ होती है, ठीक है। तो हम डिस्टेंस निकालते हैं और ये देखते हैं कि क्या हमारा पेट्रोल कवर हो पाएगा उतना डिस्टेंस में। अगर हो पाता है तो ठीक है, नहीं तो हम भरवा लेंगे, है ना, यही सीन होता है। अब अप्लाई द ग्रीडी अप्रोच, रिफिल द टैंक एट द नियरेस्ट गैस स्टेशन वाइल व्हेन इट्स अबाउट टू गेट एम्प्टी। फॉर इंस्टेंस इफ स्टार्टिंग फ्रॉम ए, रिफिल द टैंक एट द सेकेंड स्टेशन G2 एट 37.5 किलोमीटर। तो 37.5 किलोमीटर पे हमने रिफिल करा लिया। देन रिफिल एट फोर्थ गैस स्टेशन G4 37.5 किलोमीटर। देखो थर्ड वाला हमने मिस कर दिया, क्योंकि उसके बाद हम फोर्थ तक पहुंच सकते थे, तो इसलिए हमने वो मिस कर दिया, ठीक है। मान लो थर्ड एक बीच में था 10 किलोमीटर पे, 10 किलोमीटर पे था यहाँ से, ठीक है, 10 किलोमीटर पे एक और गैस स्टेशन था थर्ड, ठीक है, और एक यहाँ पर था फोर्थ। तो हमने क्या करा, हमने थर्ड वाले को मिस कर दिया और फोर्थ वाले पे हमने क्या कर लिया, जंप कर लिया सीधा, क्योंकि वहाँ तक हमारी गाड़ी जा सकती थी, तो ये रिफिल करवा लिया। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ऑप्टिमाइजेशन सोल्यूशन निकाल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अगला आता है फॉर्मलाइजेशन ऑफ ग्रीडी टेक्निक के। होता क्या ग्रीडी टेक्निक, कैसे उसका फॉर्मूला वर्क करता है, ठीक है। सबसे पहला क्या है, फॉर द प्रॉब्लम ऑफ विद n इनपुट। सपोज आपके पास n नंबर ऑफ इनपुट्स हैं, ठीक है,
और एक आपकी प्रॉब्लम है जिसमें बहुत सारे, एक एरे है जिसके अंदर बहुत सारे इनपुट्स है ए, ठीक है। सिलेक्ट द क्राइटेरिया, सबसे पहले क्या है, ग्रीडी अप्रोच डिसाइड क्राइटेरिया टू सिलेक्ट वैल्यू कॉल्ड सिलेक्ट क्राइटेरिया। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले सिलेक्ट क्राइटेरिया निकालते हैं, ठीक है। रन्स एन टाइम्स, कितने टाइम चलेगा वो क्राइटेरिया, एन टाइम चलेगा। देखो ये एल्गोरिथम का एक कोड है छोटा सा, ठीक है, आप इसको पढ़ सकते हो, ठीक है। यहाँ पर पूरा आपका एक्सप्लेनेशन लिखिए, कमेंट लिखे, आपको यही कोड ना बुक में भी मिल जाएगा। आपकी बुक जो है ये रहा, यहाँ पर भी आपको मिल जाएगा, ये देखो ये पूरी एल्गोरिथम, ये पूरा क्राइटेरिया इनपुट सेट सब कुछ इसी में लिखा हुआ है, सब कुछ मतलब एक तरीके से पूरा प्रोग्रामिंग है, उसकी कोड है, ठीक है। तो ये बस एक टेम्पलेट है एल्गोरिथम का, आपको पढ़ना है, बस इसको देख लेना, थोड़ा समझ लेना, बट देखते हैं आगे क्या क्या आता है, अगर क्वेश्चन आएंगे तो कर भी लेंगे, ठीक है। इसके बाद स्टेप्स इन ईच रन, सिलेक्ट बेस्ड ऑन क्राइटेरिया एंड रिमूव द चूजन वैल्यू बी, check the feasibility of the selected value C, if the feasible add the solution, otherwise repeat the step A, ठीक है। मतलब ये क्या करता है, बेसिकली एक लूप चलता है, ठीक है। अब ये एक वैल्यू सिलेक्ट करता है, ठीक है, और चेक करता है, अगर ये क्राइटेरिया मैच करता है तो इसको ए में से मतलब ऐड कर देता है, नहीं तो वो सोल्यूशन में ऐड कर देता है, नहीं तो वो उसको रिमूव कर देता है ए में से, ठीक है। तो ए हमारी एक एरे है, उसमें सारी आइटम्स हैं, उनमें से पहले एक एक कंडीशन को उठाता है, ठीक है, और चेक करता है। चेक करने के बाद वो क्या करता है, अगर वो फिजिबल लगती है तो उसको सॉल्यूशन वाली एरे में ऐड कर देता है और उसको ए से रिमूव कर देता है, ताकि अब उसको वो काउंट ना करे, ठीक है। अगर वो फिजिबल नहीं है तो वो उसको रिमूव कर देता है सीधा, वो पुश नहीं करता सॉल्यूशन वाली एरे में, ठीक है। तो ये हमारा ग्रीडी मेथड ऐसे वर्क करता है, ये आपकी कोडिंग उसके एग्जाम्पल है, ठीक है। इसके बाद अगला पढ़ते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3, जॉब शेड्यूलिंग प्रॉब्लम, ठीक है। अब जॉब शेड्यूलिंग प्रॉब्लम क्या है, ध्यान से देखना, इधर सेम वैसी ही है जैसे हमने प्रीवियस एग्जाम्पल पढ़ा था, वैसा ही है, कुछ मिलता जुलता। गिवन अ लिस्ट ऑफ द जॉब विद द कोरस्पॉन्डिंग टाइम रिक्वायरमेंट, ठीक है, मैक्सिमाइज द नंबर ऑफ द जॉब कंप्लीटेड विद द टाइम लिमिट। अब देखो ये वही चीज़ है, टू इलस्ट्रेट द सेम कंसिडर लिस्ट ऑफ द जॉब एज टेबल 1। देखो टेबल 1 में आपको कुछ जॉब दी है, J1 J2 J3 J4 J5, ठीक है, और आपको टाइम रिक्वायर्ड दिया है ये, ठीक है। बट आपके पास लिमिट है, टोटल लिमिट टाइम के आपके पास 6, बट आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ जॉब कंप्लीट करनी है 6 के अंदर, ठीक है। वही वाला जो मैंने ऊपर टास्क वाला एग्जांपल दिया था, सेम वही एग्जांपल है, ठीक है। आप इसको एक बार पढ़ो और इसका सॉल्यूशन आप खुद निकाल सकते हो, थोड़ी देर के लिए वीडियो को पॉज कर लो और इसका सॉल्यूशन खुद निकालना, बस आपको लिखना है, ठीक है। आपको कोड नहीं लिखना, आपको जस्ट स्टेप्स लिखने हैं, एग्जाम्पल लिखना है कि वो कैसे वर्क करेगा, ठीक है। देखो मैं सॉल्यूशन अब दिखा देता हूँ, पॉज करके आप खुद कर सकते हो, बाकी देख लो उसके बाद सॉल्यूशन का इनपुट में हमने दिया सबसे पहले एरेज कितनी, J1 J2 J3, वही जो हमारी टोटल जॉब्स हैं, ठीक है, और एन मतलब साइज ऑफ द एरे, साइज क्या है 1 2 3 4 5, टोटल 5 है, ठीक है। क्राइटेरिया सिलेक्ट्स द टास्क विद द मिनिमम टाइम, हमें क्या सिलेक्ट करना है, मिनिमम टाइम टास्क सिलेक्ट करना है। तो सबसे पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, J3 सिलेक्ट करेंगे क्योंकि इसमें 1 टाइम लग रहा है ना। J3 हमने सेलेक्ट कर लिया क्योंकि इसमें 1 टाइम लगा, टोटल हमें क्या कितना टाइम चाहिए 6, ठीक है। अब हमने क्या सिलेक्ट करा सबसे पहले J3, क्योंकि थर्ड जॉब हम पहले करेंगे इसमें सबसे कम टाइम लग रहा है, ठीक है। उसके बाद हम कौन सी जॉब करेंगे, J4, ठीक है, J4 जॉब करेंगे क्योंकि इसमें हमारा कितना टाइम लग रहा है, बचे हुए में से जो सबसे कम टाइम है वो J4 में लग रहा है। उसके बाद इन दोनों को हटा के जो बच रहे हैं उनमें सबसे कम टाइम कितना लग रहा है, 3 टाइम लग रहा है J1 में, है ना, J1 में। तो हमारा 3 टाइम इसके अंदर लग रहा है, तो टोटल हमारा 6 टाइम रीच हो गया, है ना। देखो 2 3 और 3 6, टोटल 6 टाइम हो गया। अब देखो सेम इसको समझो, रिमूव कर दिया, ठीक है। मान लो हमने J3 को सिलेक्ट करा और फिर उसके बाद उसको उस एरे में से रिमूव कर दिया, तो बची हुई जो एरे है, ठीक है, उस एरे में से हमने क्या करा, J4 को अब सिलेक्ट करा क्योंकि ये फिजिबल था, इसलिए इसको हमने ऐड कर दिया सॉल्यूशन वाली एरे में। तो देखो 2 हो गया हमारे सॉल्यूशन वाले में, पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, पहला J3 था और दूसरा क्या था, J4। इसके बाद J4 को हम पूरी एक कंप्लीट एरे में से रिमूव कर देंगे, तो बच गए कितने, ये 3, है ना। अब इन 3 में से जो सबसे फिजिबल है क्या है टाइम, J3 J1, ठीक है। फिर हमने क्या करा, उसको ऐड कर दिया एस सॉल्यूशन वाली एरे में, तो हमारा कंटिन्यू करा जब तक टाइम लिमिट रीच ना कर जाए, और हमारे पास जो 3 बेस्ट थे वो ये आ गए, ठीक है। तो रिजल्ट क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ द जॉब विद इन द गिवन टाइम इज 3। हम टोटल कितनी जॉब कर पाए, 3 ही जॉब कर पाए, एक J3 J4 और J1, ये 3 जॉब कर पाए, ठीक है। फॉलोइंग द ग्रेडी अप्रोच, मतलब ग्रेडी अप्रोच से हम यही कर पाए। अब अगला आता है
एन ओवरव्यू ऑफ लोकल एंड ग्लोबल ऑप्टिमा। क्वेश्चन पूछ लेते हैं, व्हाट इज़ लोकल ऑप्टिमा, व्हाट इज़ ग्लोबल ऑप्टिमा। तो ग्रीडी प्रॉब्लम में आपको लोकल ग्लोबल ऑप्टिमा तो पता ही होना चाहिए, तो इसीलिए हम थोड़ा सा इस पर फोकस करते हैं। एक बार देख लेना, आपको समझ आ जाएगा बहुत ईजिली। लोकल ऑप्टिमा क्या होता है? देखो, these are the best solution in the specific region of an optimization problem। ठीक है, देखो लोकल ऑप्टिमा बेसिकली क्या होता है, मैंने आपको बताया था ग्रीडी से ना हमारे मल्टीपल सॉल्यूशंस निकलते हैं, लेकिन वो सारे क्या होते हैं, फीजिबल होते हैं। ठीक है, बट ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या होता है, उन फीजिबल में सबसे बेस्ट। क्लियर था ये चीज़, है ना? अब उसी तरीके से आप यहाँ सोचो कि हमारे पास बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं। ठीक है, दीज आर, अब देखो लोकल ऑप्टिमा क्या होता है, दीज आर द बेस्ट सॉल्यूशन इन द स्पेसिफिक रीजन ऑफ एन ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम, दे आर गुड लोकली बट नॉट बी द ओवरऑल बेस्ट सॉल्यूशन। देखो लोकली अच्छे हैं ये, लोकली मतलब कि ये भी ऑप्टिमल सॉल्यूशन हो सकते हैं। ठीक है, कहने को ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन हो सकते हैं, बट ये ग्लोबली मतलब सारे से अगर हम कंपेयर करें, सभी नोड से कंपेयर करें, तो उनमें सबसे जो बेस्ट सॉल्यूशन होगा वो होगा आपका ग्लोबल ऑप्टिमा। देखो मैंने बताया था ना, फीजिबल और ऑप्टिमल। फीजिबल मतलब आपके लोकल फीजिबल होता है। ठीक है, मतलब आपके फीजिबल बहुत सारे सॉल्यूशंस बन सकते हैं, बट जो आपको ऑप्टिमल होता है वो वन होता है, बेस्ट वाला, है ना? सेम उसी तरीके से अब देखो, जैसे एग्जांपल समझाता हूँ। मान लो हम यहाँ पर एक ग्राफ प्लॉट करते हैं। ठीक है, और इस ग्राफ में हमने क्या करा, इस ग्राफ में जो हमारे लोअर पॉइंट है, मतलब हमें मिनिमाइज करना है मान लो किसी चीज़ को, तो मिनिमाइज बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं। एक तो ये सबसे मिनिमम हो गया, ये भी सबसे मिनिमम हो गया, ये भी सबसे मिनिमम हो गया। तो ये सब क्या है, ये सारे ये दोनों लोकल ऑप्टिमा है। लोकल ऑप्टिमा मतलब ये भी फीजिबल हो सकता है, ये भी फीजिबल हो सकता है। ठीक है, बट जो ऑप्टिमल होगा वो होगा आपका ग्लोबल ऑप्टिमा। ठीक है, तो ग्लोबल ऑप्टिमल सोल्यूशन ये है, लोकल ऑप्टिमल बहुत सारे हो सकते हैं। अब इसी तरीके से हम इस ग्राफ के थ्रू समझ रहे हैं। हमने ऊपर एक एग्जाम्पल पढ़ा था, कौन सा एग्जाम्पल पढ़ा था, ये वाला एग्जाम्पल पढ़ा था। जैसे ये लोकल ऑप्टिमा है, ये क्या है आपका ग्लोबल ऑप्टिमा। मतलब लोकली तो आप बहुत सारे सॉल्यूशंस बना दोगे, जैसे एक सॉल्यूशन बनाइए लोकल ऑप्टिमा है, लेकिन ये क्या है, ग्लोबल ऑप्टिमा है। समझ गए? तो ये आपका लोकल और ग्लोबल ऑप्टिमा हो गया। ठीक है, अब देखो लोकल ऑप्टिमा पता चल गया। दीज आर द बेस्ट सॉल्यूशन इन द स्पेसिफिक रीजन ऑफ ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। मतलब जो जो बेस्ट सॉल्यूशंस होते हैं वो निकाल देंगे, बहुत सारे बेस्ट निकलेंगे वैसे तो। ठीक है, दीज आर गुड लोकली बट नॉट बी द ओवरऑल बेस्ट सॉल्यूशन। बट ये ओवरऑल में बेस्ट नहीं होता। ग्लोबल ऑप्टिमा क्या होता है, दिस इज द बेस्ट सिंगल बेस्ट सॉल्यूशन फॉर द एंटायर ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। मतलब एक ही आपको ग्लोबल ऑप्टिमा मिलेगा सारी प्रॉब्लम्स में, सिर्फ आपको मतलब सारे सॉल्यूशंस में सिर्फ आपको एक ही ग्लोबल ऑप्टिमा मिलेगा। देयर इज ओनली वन ग्लोबल ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ग्लोबल ऑप्टिमल एक ही होता है। ठीक है, तो हमारा ये कुछ उसके एग्जाम्पल्स हैं, आप पढ़ सकते हो। ठीक है, ऑप्टिमल सॉल्यूशन के कुछ एग्जाम्पल्स हैं, देखिए आप पढ़ लेना। मैं नोट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो फटाफट से हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे, और बेल आइकन ज़रूर दबाना। ठीक है, अब और वो टॉपिक जो सबसे ज़्यादा एग्जाम में आता है, नैपसैक प्रॉब्लम। हम पढ़ेंगे फ्रैक्शनल नैपसैक प्रॉब्लम क्या होती है और फ्रैक्शनल नैपसैक प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, तो ये पूरा A to Z हम इसमें पढ़ेंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं नैपसैक प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं। तो नैपसैक एक्चुअली में प्रॉब्लम होती क्या है, ठीक है, हमें पहले पता तो होना चाहिए कि क्या प्रॉब्लम है, फिर हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखो प्रॉब्लम क्या है, बेसिकली आपको नैपसैक पता होना चाहिए। नैपसैक बेसिकली एक बैग होता है। ठीक है, आपके पास एक बैग है, नैपसैक है, और उसकी कुछ वेट लिमिट है। ठीक है, अब देखो मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। ये क्वेश्चन जो है, ये बुक का ही क्वेश्चन है, तो पहले इस क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाए कि हमें करना क्या है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इस वाले को, इस क्वेश्चन को हम यहाँ से उठा के यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन आपका। ठीक है, अब नैपसैक प्रॉब्लम करनी कैसे है, मतलब नैपसैक प्रॉब्लम के क्वेश्चन कैसे करने हैं। ठीक है, ये करने के बाद मैं इस चीज़ की गारंटी लेता हूँ 5 से 10 मार्क का आपका एक क्वेश्चन फिक्स है। ठीक है, मतलब अगर आ गया तो आपको 5 से 10 नंबर मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, तो नैपसैक प्रॉब्लम बेसिकली क्या होती है, हमारे पास एक बैग होता है। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। एक बैग है, ठीक है, अब इस बैग के अंदर क्या है, इस बैग की कुछ कैपेसिटी है। सपोज इसकी कैपेसिटी है 5 kg। ठीक है, क्या कैपेसिटी है इसकी,
5 किलोग्राम, 5 केजी, मतलब इसके अंदर 5 केजी आइटम आ सकती है। ठीक है, अब हमारे पास ना कुछ ऑब्जेक्ट्स दिए हैं। ठीक है, जैसे ये पहला ऑब्जेक्ट है, दूसरा, तीसरा, 4, 5, 6, 7, टोटल 7 ऑब्जेक्ट है हमारे पास, 7 आइटम्स है। ठीक है, और उनके हमें वेट दिए हैं, वेट मतलब किलोग्राम में समझ लो। ठीक है, जैसे ये 2 केजी, 3 केजी, 5 केजी, 7 केजी, 1 केजी, 4 केजी और 1 केजी। ठीक है, इसके बाद उन पे प्रॉफिट कितना है। ठीक है, हमें प्रॉफिट भी दिया हुआ है, तो प्रॉफिट हो गया हमारा 10, 5, 15, 7, 6, 8 और 3। ठीक है, तो ये हमारा प्रॉफिट है। तो आप इस तरीके से समझ लो कि अगर 2 किलो हम आइटम 1 बेचते हैं तो हमें 10 रुपए का प्रॉफिट होता है, 3 किलो हम आइटम 2 बेचते हैं तो हमें 5 रुपए का प्रॉफिट होता है, ऐसे ही सो ऑन हमें प्रॉफिट दिया हुआ है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमारे पास टोटल 5 किलो का बैग है और उसके अंदर हमें क्या करना है, इसके अंदर हमें इन ऑब्जेक्ट्स को फिट करना है, इस तरीके से फिट करना है कि उसकी कैपेसिटी जो है वो 5 केजी की है, मतलब मैक्स टू मैक्स कितना डालना है उसमें, 5 केजी तक हमें उसके अंदर कंटेंट हम डाल सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स डाल सकते हैं। और 5 केजी इस तरीके से डालना है कि हमें जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमाइज हो सके, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हमें प्रॉफिट हो सके। ठीक है, अब प्रॉफिट बढ़ाना है, बैग को भरना है हमें। ठीक है, ये काम करना है, तो हम कैसे करेंगे, तो देखो सिंपल सा इसका मैं लॉजिक बताता हूँ कि करना कैसे है, नैपसैक बनेगा कैसे और काम कैसे होगा। ठीक है, कैसे आप मैक्सिमाइज प्रॉफिट निकाल सकते हो, ये हम यहाँ पर कैलकुलेट करना सीखते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ चीज़ें दी हुई हैं। ठीक है, तो मैं इनको यहाँ पर एक ड्रॉ कर लेता हूँ आराम से टेबल। ठीक है, और ये जब आप पढ़ लोगे तो कम से कम 5 से 10 नंबर का क्वेश्चन आपका फाइनल है, मतलब हो ही जाएगा। फिर आ गया तो आप 5 से 10 नंबर खींच दोगे बहुत आराम से। ठीक है, ये हमारे पास एक टेबल है और इस टेबल के अंदर हम क्या लिखते हैं यहाँ पर, मतलब फर्स्ट जो हमारा एलिमेंट आएगा, ठीक है, वो आएगा हमारा प्रॉफिट पर केजी। ठीक है, प्रॉफिट पर केजी। ठीक है, और ये जो सेकंड वाला हमारा पैरामीटर है, ये है हमारा इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं काउंट यूनिट। ठीक है, या यूनिट ले लेते हैं चलो उसको। ठीक है, अब ध्यान से देखना। ठीक है, हमारे पास क्या है, बहुत सारा मतलब वेट दिया है। ठीक है, और बहुत सारा प्रॉफिट दिया है और बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं हमारे पास, टोटल 7 ऑब्जेक्ट हैं और उन ऑब्जेक्ट को हमें इस बैग में इस तरीके से फिट करना है कि हमें प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमाइज हो सके। अब खुद सोचो, मुझे 5 किलो वेट डालना है, तो मैंने क्या करा, 18 सबसे ज़्यादा प्रॉफिट देखा ग्रीडी मेथड से कि 18 सबसे ज़्यादा प्रॉफिट 18 है, तो मैंने इसको उठा के डाल दिया यहाँ पर, तो टोटल 4 किलो यूज हो गया। ठीक है, और फिर 1 किलो मैंने देखा कौन सा अवेलेबल है, ये वाला अवेलेबल है, तो मैंने ये उठा के इसमें डाल दिया। टोटल 18 और 3, टोटल मुझे प्रॉफिट कितना का हुआ, 21 का। ठीक है, बट क्या 21 हमारा मैक्सिमाइज प्रॉफिट है, सबसे ज़्यादा प्रॉफिट है? नहीं, 21 हमारा सबसे ज़्यादा प्रॉफिट नहीं है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हमें निकालना है कि सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हमें कैसे होगा, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा कि हमारा जो प्रॉफिट है, ठीक है, पर केजी हमें कितना पड़ रहा है। ठीक है, तो प्रॉफिट पर केजी हम कैसे निकालेंगे, अगर हम प्रॉफिट को जो हमारा पूरा प्रॉफिट है उसको डिवाइड कर दे वेट से। किससे डिवाइड कर दें, वेट से, तो हमारा क्या निकल जाएगा, पर केजी का प्रॉफिट निकल जाएगा कि हमारा पर केजी कितना प्रॉफिट बैठता है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, यहां पर मैं अगर प्रॉफिट को डिवाइड करूंगा, जैसे मैंने 10, मुझे प्रॉफिट हो रहा है 2 केजी वेट में, तो मैं क्या करूंगा, 10 डिवाइडेड बाई 2 मतलब कितना आ जाएगा, हमारा 5 आ जाएगा। राइट, है ना, यहाँ कितना आ जाएगा, 5। और फिर इसी तरीके से मैं बाकियों को भी करूँगा। ठीक है, यहाँ कितना आ जाएगा, 5 डिवाइडेड बाय 3, तो कितना आएगा 5 डिवाइडेड बाय 3, ये आ जाएगा आपका 3 1 जा 3, 3.33 जा 9। ठीक है, 3 6 जा 18। ठीक है, 1.6, और फिर यहाँ कितना आ जाएगा, 3। ठीक है, यहाँ कितना आ जाएगा, 1, और यहाँ कितना आ जाएगा, 6, यहाँ कितना आ जाएगा,
तो 1.5 और यहाँ आ जाएगा 3। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या निकाल लिया, प्रॉफिट पर केजी निकाल लिया कि 1 किलो में हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है। अब देखो हमें यहाँ से सिंपल पता चल गया, साफ सीधा पता चल गया कि हमारा जो प्रॉफिट है, ठीक है, वो कितना हो रहा है। ठीक है, अब देखो हम क्या करेंगे, जो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हमें दे रहा है, ठीक है, पहले हम उसको कंसीडर करेंगे, सेकंड नंबर पे जो उससे कम दे रहा है, थर्ड नंबर पे जो उससे कम दे रहा है, हम इस तरीके से इसको पूरी कैलकुलेशन को परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम बेसिकली सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हमें कहाँ हो रहा है, देखो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है हमें 6, और वो किस पे हो रहा है, इस पे 5th ऑब्जेक्ट पे। ठीक है, तो मैंने क्या करा, हमारे पास देखो लिमिट कितनी है, लिमिट मतलब m, हमारे पास कितना लिमिट, हमारे पास लिमिट है 5, टोटल हमें 5 किलो का बैग है हमारे पास, 5 kg हमारी लिमिट है। ठीक है, अब 5 kg में से अगर मैं, ठीक है, पूरा का पूरा 5th ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ, जितने हैं उतने के उतने, ठीक है, तो इधर 1 लिखूंगा मैं। ठीक है, ध्यान रखना यूनिट हमेशा 0 से लेके 1 के बीच में होगी, 0 या 1 या 1 से इक्वल टू। ठीक है, 0 से लेस देन इक्वल्स टू 1। ठीक है, मतलब लेस देन इक्वल्स टू 1 होगी 0 से। ठीक है, इसके बाद जो पहला हो गया आपका 5। ठीक है, दूसरा क्या होगा, सॉरी 0 और 1 के बीच में होगी। ठीक है, या तो 1 होगी या फिर आपकी 0 होगी। ठीक है, 0 से 1 के बीच में होगी, या 1 होगी या 0 होगी, या फिर इनके बीच में होगी डेसिमल में। ठीक है, तो पहले 5 था, 5 में से अब हमने क्या करा, देखो ये पूरी यूनिट जो है हमने पूरा वेट पूरा का पूरा यूज़ कर लिया। ठीक है, तो माइनस हम कितने केजी कर देंगे, 1 kg। ठीक है, और कितना बचा हमारे पास, 4 kg लिमिट बच गई है ना, 4 kg हमारे पास लिमिट बच गई। ठीक है, अब अगली बार दूसरे नंबर पे जो सबसे हाईएस्ट प्रॉफिट हमें कौन सा देगा, देखो इसके बाद जो सबसे हाईएस्ट प्रॉफिट हमें ये दे रहा है। ठीक है, ये वाला। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 4 में से माइनस कर देंगे, यहाँ कितने केजी है, 2 kg है, तो 2 का 2 kg हम टोटल यूज़ कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास लिमिट तो 4 है। ठीक है, तो कितना बच गया, 2 बच गया हमारे पास। ठीक है, अब तीसरे नंबर पे सबसे हाईएस्ट प्रॉफिट कौन सा दे रहा है, ये दे रहा है। ठीक है, बट यहाँ पर एक कंडीशन है हमारे पास, क्या कंडीशन है, देखो यहाँ पर टोटल है 4 kg वेट। ठीक है, बट 4 kg तो हम डाल नहीं सकते क्योंकि हमारे पास कैपेसिटी कितनी बची है, 2 बची है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे ज़्यादा में से 2 kg जो है वो यूज़ कर देंगे और 2 kg हम छोड़ देंगे। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे कि 4 का हम हाफ ले रहे हैं, मतलब 2/4, 2/4 मतलब 1/2 है ना, तो मतलब 2 का हाफ कितना हो गया, 2 में से 2 गए 0। ठीक है, देखो ये फ्रैक्शनल है, ये क्या है, फ्रैक्शनल है, इसका मतलब हम फ्रैक्शंस में ले सकते हैं, मतलब उसको ब्रेक करके ले सकते हैं। जैसे एग्जांपल समझ लो, वेट है, मान लो टमाटर है। ठीक है, ये 2 किलो टमाटर 10 रुपए के हैं। ठीक है, 3 किलो आलू जो है वो 5 रुपए के हैं, और मान लो 5 किलो गोभी जो है वो 15 रुपए की है। ठीक है, 7 किलो टिंडे 7 रुपए के हैं। ठीक है, ऐसे ही आपका मान लो 1 किलो प्याज इतने का है, तो ऐसे करके सारे फ्रूट्स हैं। ठीक है, अब आपके पास, आपको पता आपके थैले की कैपेसिटी 5 kg है, बट आपने 1 किलो क्या ले लिया, मान लो आलू ले लिए, और 2 किलो आपने मान लो प्याज ले लिए। अब आपकी जो कैपेसिटी बची 2 किलो बची, बट आपके पास 4 किलो क्या है, टमाटर है, बट आप 4 किलो नहीं लेना चाहते। ठीक है, आप चाहते हो कि मेरे पास तो कैपेसिटी 2 की, तो मैं सिर्फ 2 किलो लूंगा, तो मैं क्या करूंगा, 4 का आधा लूंगा, मतलब हाफ, 1/2, तो ये 2/4 क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। ठीक है, बाकी हमें और कुछ लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब हमारा थैला बढ़ चुका है, हमारे पास लिमिट बिल्कुल नहीं बची ना। ठीक है, तो मैं इसकी जगह बाकियों की जगह लिख दूंगा 0 0 0 और यहाँ पर भी 0। ठीक है, बाकी हमें लेने की जरूरत ही नहीं है, हमारा थैला अब फुल हो चुका है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हमें 2 चीजें कैलकुलेट करनी है। पहला करना है हमें टोटल यूनिट, चेक करते हैं कि हमारा जो टोटल यूनिट है क्या वो हमारी प्रॉपर आई है कि नहीं। ठीक है, तो हम निकालेंगे सिग्मा एक्स आई। ठीक है, ये x है आपका, इसको x ले लो यूनिट्स को। ठीक है, एक्स आई। ठीक है, और साथ में लिखेंगे वेट के साथ कि क्या हमने जो वेट की कैपेसिटी ली थी क्या वो हमारी प्रॉपर आई है कि नहीं, एक्स आई डब्ल्यू आई। ठीक है, हम क्या निकालेंगे, सिग्मा एक्स आई डब्ल्यू आई। अब एक्स आई डब्ल्यू आई कैसे निकालेंगे, इसको जो आपकी यूनिट है, ठीक है, ये हमारी जो यूज हुई है,
इसको डब्ल्यू वेट से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, इसके वेट से हम मल्टीप्लाई करेंगे और सबका सम निकाल के देखें क्या हमारा 5 kg ही यूज हो रहा है कि नहीं, ठीक है। तो एक्स आई डब्ल्यू आई हमारा क्या दिया 5, हमें 5 kg होना चाहिए। तो हम लिखते हैं सबसे पहले जहां जहां 1 है, यहाँ 1 है तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करा तो 2 इंटू 1 इंटू 1 प्लस, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ 0 है, 0 को 3 से करेंगे 0, 0 को 5 से करेंगे 0, तो ये लो 0 इंटू 5 कर दो, ठीक है, 0 इंटू 3 कर दो जो भी है आपकी, ठीक है, 0 इंटू 3, वैसे पहले 0 इंटू 3 होना चाहिए और फिर प्लस 0 इंटू 5, 0 इंटू 5, ठीक है, प्लस आगे क्या है 0 इंटू 7, 0 इंटू 7 प्लस आगे क्या है 1 इंटू 1, 1 इंटू 1, 2/4 मतलब कि इंटू 4, तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं प्लस 2/4 इंटू 4, ठीक है, और फिर यहाँ लिख देंगे 1 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 0, ठीक है। तो टोटल करके देखते हैं हमारा कितना आता है टोटल एक्स आई डब्ल्यू आई सिग्मा। तो ये आएगा 2 1 जा 2 प्लस ये आ जाएगा 3 इंटू 0 0 प्लस 5 इंटू 0 0 प्लस 7 इंटू 0 0 प्लस 1 इंटू 1 1 प्लस देखो 4 से 4 कट गया तो क्या बचा 2, तो प्लस 2 प्लस 0। अब हम इन सभी को प्लस करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा 2 प्लस 1 प्लस 2 कितना आ गया 5 आ गया ना। तो सिग्मा एक्स आई डब्ल्यू आई हमारा आ गया 5, सिग्मा एक्स आई, ठीक है, डब्ल्यू आई, तो हमारा आ गया टोटल 5, ठीक है। अब हमें दूसरी चीज क्या निकालनी है, एक तो आपको निकालना है सिग्मा एक्स आई डब्ल्यू आई, लेकिन जो सेकंड चीज है वो आपको क्या निकालनी है कि हमें मैक्सिमाइज जो प्रॉफिट है वो कितना है, ठीक है, मैक्सिमम प्रॉफिट जो है वो निकालना है। तो मैक्सिमम प्रॉफिट को बोलेंगे हम सिग्मा एक्स आई पी आई, सिग्मा एक्स आई और पी आई। अब एक्स आई और पी आई क्या है, पी आई आपका प्रॉफिट है, एक्स आई आपको ये पता ही है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे इसको इसके प्रॉफिट से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब इस वाले एक्स आई को इसके प्रॉफिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 इंटू 1 तो कितना आ गया 10 इंटू 1 प्लस सिग्मा का मतलब होता है प्लस, ठीक है, 0 इंटू 5 कितना हो गया 0, मैं इसको डायरेक्ट 0 लिख देता हूँ, ठीक है, 0 इंटू 5 नहीं लिख रहा, प्लस 0 इंटू 15 ये भी कितना हो गया 0, तो प्लस 0 प्लस फिर हम क्या करेंगे 7 इंटू 0 0, ठीक है, प्लस आगे क्या है 6 इंटू 1 तो हम एक लिखेंगे 6 इंटू 1, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे 18 इंटू 2/4 क्या लिखेंगे 18 इंटू 2/4 प्लस 18 इंटू 2/4 है ना, प्लस हमारा लिख जाएगा 3 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 0 कितना होगा 0, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं 10 1 जा कितना होगा 10, ठीक है, प्लस 6 1 जा कितना होगा 6, 0 0 0 ही हो गया, ठीक है, प्लस ये हो जाएगा 1/2 और 2 से 18 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 9, ठीक है, तो ये आ जाएगा 9। तो टोटल प्रॉफिट आपको कितना हुआ सिग्मा एक्स आई पी आई 9 प्लस 6 प्लस 10 टोटल आ गया आपका 25। तो टोटल प्रॉफिट कितना आ गया 25 का, ठीक है। तो सिग्मा एक्स आई पी आई कितना आया सिग्मा एक्स आई पी आई टोटल आपका आ गया 25, ठीक है। तो ये आपका टोटल प्रॉफिट है। तो ये दो चीजें निकालनी है, एक तो वेट चेक करना है, दूसरा आपको क्या निकालना है प्रॉफिट निकालना है कि मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होगा, बस इतना ही करना है, ठीक है। तो आपने कैलकुलेट क्या करना है
पहले ईच का प्रॉफिट निकालना है, इसके बाद क्या निकालना है, हाईएस्ट प्रॉफिट पर वेट यूनिट हम उसको लेंगे जब तक हमारा नैपसैक फुल नहीं हो जाता, तब तक हम ये करते रहेंगे, ठीक है। इफ़ द ऑब्जेक्ट वेट इज लेस देन रिमेनिंग कैपेसिटी इंक्लूडिंग इन एंटायरली, अगर उससे कम है रिमेनिंग कैपेसिटी से तो पूरा पूरा उठा लो, नहीं तो हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन में लेंगे, ठीक है। मोर देन रिमेनिंग कैपेसिटी विल बी फ्रैक्शंस, ठीक है, हम क्या करेंगे उसको फ्रैक्शंस में लेंगे। तो ये आपका टोटल प्रोसेस हो गया किसका, नैपसैक का, ठीक है। तो आई होप आपको नैपसैक अच्छे से समझ आ गया। नैपसैक का प्रोसेस क्या है, ऐसा क्वेश्चन आएगा, पहले आपको प्रॉफिट निकालना है पर यूनिट, उसके बाद एक्सआई निकालना है। एक्सआई कैसे निकलेगा बताया मैंने आपको कि हम अगर सारी यूनिट ले रहे हैं तो 1 लिखेंगे, और अगर हम फ्रैक्शनल यूनिट ले रहे हैं तो जितना फ्रैक्शन ले रहे हैं तो हम उतना फ्रैक्शन लिखेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको निकाल के टोटल ये 2 चीज़ें निकालने, काम खत्म, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है टास्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। टास्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम सबसे इंपॉर्टेंट है, मतलब क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, इसमें से पक्का आएगा। एक बार चेक कर लेना, इसको ढंग से पढ़ लेना, और ये पढ़ने के बाद किसी भी टाइप का अगर टास्क शेड्यूलिंग का आपके पास क्वेश्चन आता है तो आप 1001% उसको कर ही दोगे, ठीक है, मतलब हो ही जाएगा वो आपसे। तो बस इसको ध्यान से समझना है कि कैसे करना है। टास्क शेड्यूलिंग होता क्या है, पहले हम ये समझते हैं, ठीक है। सपोज आपके पास, आप समझ लो एक फ्रीलांसर हो, ठीक है, और फ्रीलांसर होने के साथ साथ आपके पास ये समझ लो बहुत सारा काम आता है, बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं जो अलग अलग टास्क लाते हैं, ठीक है। बट कुछ चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, जैसे कि हर एक टास्क को करने में आपको सिर्फ मान लो 1 घंटा लगता है। क्या लगता है, 1 घंटा लगता है, बट आपको क्लाइंट्स जो है वो एक स्पेसिफिक डेडलाइन देते हैं कि मुझे तो इतनी टाइम के बाद वो प्रोजेक्ट चाहिए, मतलब उतनी डेडलाइन के अंदर मुझे वो प्रोजेक्ट चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो एग्जांपल के साथ समझते हैं, ठीक है। चलो ये वाली टेबल जो है, यहाँ से पहले एक बार ये टेबल उठा लेते हैं और इस टेबल को हम यहाँ पर एनालाइज करेंगे, ठीक है, इस जगह पे। तो हमने यहाँ पर ये टेबल डाल दी वहाँ से उठा के, और इस टेबल को अब शायद आपको साफ दिख रही होगी टेबल, ठीक है। और इस टेबल के अंदर हम क्या करेंगे, थोड़ा डिस्कशन करेंगे कि एक्चुअल में ये है क्या, ठीक है। सपोज अगर आपको डेडलाइन समझ आ गई ना, डेडलाइन समझ आ गई तो मतलब ही समझ लो पूरा क्वेश्चन आपका, किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ जाए बहुत इजीली कर लोगे, ठीक है। डेडलाइन क्या होती है, सबसे पहले ये समझो डेडलाइन, ठीक है। तो पहले तो हम ये देखेंगे कि सबसे ज्यादा डेडलाइन कितनी है, 3। देखो डेडलाइन में सबसे ज्यादा नंबर कौन सा है, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 3। तो हमारी 3 जो है मैक्सिमम डेडलाइन है, ठीक है। मैक्सिमम डेडलाइन कितनी है, 3 है हमारे पास। और उस डेडलाइन के हिसाब से हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि हम मैक्सिमाइज प्रॉफिट कैसे करें। मैक्सिमाइज प्रॉफिट मतलब ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कैसे कमाएं, ठीक है। तो एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कि ऐसा कैसे होगा और हम मैक्सिमम प्रॉफिट कैसे कमाएंगे। तो ध्यान से समझना, ठीक है। प्रॉफिट हमें दिया है, ठीक है, यहाँ पर प्रॉफिट है 18, यहाँ 22 है, यहाँ 5, 7 और 6, ठीक है। अब डेडलाइन क्या कहती है कि एक क्लाइंट आता है T1 टास्क के साथ, वो कहता है भाई मेरा ये टास्क कर दो, और 2 डेडलाइन देता है, मतलब कि 2 घंटे की डेडलाइन देता है। देखो आवर्स में सब कुछ ध्यान रखना, सब कुछ आवर्स में बात कर रहा हूँ मैं, बेशक ये डेज भी हो सकता है, मंथ भी हो सकता है, डिपेंड करता है क्वेश्चन टू क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन में डेज या मंथ दिया तो डेज मंथ डिपेंड करेंगे, और आवर्स दिए तो आवर्स डिपेंड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, सारा देखो इन्होंने लिख रखा है कि इस टास्क जो है, कोई भी टास्क अगर आप करोगे तो उसको करने में 1 आवर लगेगा आपको। मतलब T1 टास्क करोगे, पहले क्लाइंट का टास्क करो तो आपको 1 घंटा चाहिए टास्क करने के लिए। बेशक डेडलाइन उसने 2 घंटे की दी है, मतलब वो क्या करेगा, 2 घंटे बाद आएगा, कहेगा भाई दो मेरा काम, समझ गए। इसके बाद T2 टास्क है, इसमें भी क्या चाहिए, 2 दिन की 2 घंटे की डेडलाइन दी है, मतलब 2 घंटे बाद क्लाइंट आएगा, कहेगा भाई दो, है ना। ऐसे ही थर्ड में क्या है, 3 घंटे की डेडलाइन है, मतलब क्लाइंट कितना आएगा, 3 घंटे बाद आएगा, ठीक है। फोर्थ में क्या है, 1 घंटे की डेडलाइन है, मतलब 1 घंटे बाद ही क्लाइंट आ जाएगा स्टार्ट करने के कि भाई मुझे दो, है ना। ऐसी फिफ्थ क्या है, 3 घंटे की डेडलाइन है, मतलब 3 घंटे बाद क्लाइंट आएगा, ठीक है। अब ध्यान से समझना, इस चीज को ध्यान से समझना, ठीक है, कि आपको हर एक टास्क को करने में कितना लग रहा है, 1 घंटा। तो इस टास्क आपकी जो वेजेस लग रही है, ठीक है, इधर लिख देते हैं, ईच टास्क जो आपकी वेजेस लग रही है, ठीक है, वो कितनी लग रही है, ये ध्यान रखना, हमेशा 1 आवर लग रही है, ठीक है। अगर डेज में दे तो 1 डे, मंथ में दे तो 1 मंथ, ठीक है। अब T1 टास्क भी कर सकते हो 1 घंटे में, T2 भी कर सकते हो, कोई भी कर सकते हो, बट पहले कौन सा करें। अब आपके पास टोटल कितने, 3 घंटे हैं, ये रहा आपका 3 घंटे का पूरा टाइम इंटरवल, ठीक है। ये हो गया 0, ठीक है, यहाँ हो गया 1, यहाँ हो गया 2, और यहाँ हो गया आपके 3 घंटे पूरे,
समझ गए? 3 घंटे का टाइम है आपके पास और 3 घंटे में आपको मैक्सिमाइज प्रॉफिट कमाना है, मतलब पैसे ज़्यादा से ज़्यादा कमाने हैं। अब आप ये सोचो कि किसका टास्क आप पहले करोगे और किसका बाद में करोगे और किसको क्या क्या करोगे, ठीक है? इस किस घंटे में कौन सा टास्क करोगे जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट होना चाहिए। बट एक चीज़ का ध्यान रखना, डेडलाइन पार नहीं होनी चाहिए। अगर आपके पास 3 घंटे है तो 3 घंटे में ही सारा निपटाना है, ये नहीं कि आप 4 घंटे ले जाओ, ठीक है? एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलेगा आपको, ये ध्यान रखना, ठीक है? तो क्या करना है आपको, मान लो आपने क्या करा, आपके पास पहला घंटा था, अब आपने कोई 1 घंटे वाला उठा लिया टास्क, तो ये ₹7 मिल रहे, मतलब $7 मिल रहे सपोज, ठीक है? 7 का प्रॉफिट हो रहा है आपको, तो आपने पहला वाला कर दिया, लेकिन आपको तो क्या करना है, मैक्सिमाइज प्रॉफिट करना है ना? तो मैक्सिमाइज अगर आप प्रॉफिट करोगे तो पहले आप कौन सा टास्क करोगे? देखो, सबसे पहला जो टास्क है वो आप करोगे ये वाला 22 वाला, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा प्रॉफिट दे रहा है हमें, है ना? तो 22 वाला जो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट दे रहा है वो कितना है, 2 घंटे मांगे, तो आपने कहा चलो पहले घंटे में इसी का कर देता हूँ। तो ये वाला जो टास्क है आपने यहाँ कर दिया T2 टास्क सपोज, ठीक है? मान लो T2 आपने यहाँ कर दिया। इसके बाद आपको कितने मिले, ₹22 मिले टोटल। कितने मिले, ₹22, ठीक है? अब ये कब आएगा, ये यहाँ पर आएगा 2 घंटे बाद लेने आपसे सौदा, ठीक है? अब आपके पास 1 घंटा और पड़ा है, तो आपने कहा चल ऐसा है, ये 2 घंटे और पड़े हैं तो मैं एक और टास्क पकड़ लेता हूँ, ठीक है? सपोज आपने क्या पकड़ लिया, आपने 2 घंटे का एक और काम पकड़ लिया, ये वाला, ठीक है? तो ये 18 है, तो T1 आपने मान लो पकड़ लिया, ठीक है? कि अब मैं T1 कर लेता हूँ, 2 घंटे है ही मेरे पास, ठीक है? तो ये वाला टास्क ले लिया, ठीक है? अब यहाँ पर T1 आपने पकड़ लिया, ठीक है? T1 पकड़ लिया, और T1 पकड़ने के बाद आपने क्या करा, T1 कितने का है, 18 का है। ₹18 आपने कमा लिया या $18 कमा लिया आपने, ठीक है? इसके बाद जो आपका लास्ट का 1 घंटा बचा, अब ये लास्ट का आपके पास 1 घंटा बचा हुआ है, ठीक है? तो आपने क्या करा, लास्ट के घंटे में कोई 1 घंटे वाला टास्क देखा, ये वाला 1 घंटे वाला, मतलब T4, ठीक है? और टोटल कितना हो गया, 1 घंटा आपने कमा लिया ₹7, मतलब $60 कमा लिए, ठीक है? तो आपको जो भी इन सभी का टोटल होगा वो आपकी कमाई होगी। बट एल्गोरिथम क्या कहती है, एल्गोरिथम ऐसा नहीं कहती, क्योंकि ये कंडीशन हर किसी में नहीं चलेगी कि आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइज आ जाए। इसके लिए आपको एल्गोरिथम को फॉलो करना पड़ेगा। भाई एल्गोरिथम क्या कहती है, एल्गोरिथम समझते हैं एक बार कि टास्क शेड्यूल एल्गोरिथम क्या कहती है। ये एल्गोरिथम कहती है सबसे पहले आपको मैक्सिमाइज जो प्रॉफिट दे रहा है वो लेना है, वो तो हम कर ही रहे हैं यहाँ पर, लेकिन उसमें जो टाइम आपको दे, जो आपको डेडलाइन दी है, वो मैक्सिमम ही कंसीडर करनी है आपने। क्या करनी है, मैक्सिमम ही कंसीडर करनी है, ठीक है? आप ध्यान से समझना कैसे मैक्सिमम कैसे करनी है। तो इसमें आपने क्या करना है, मैक्सिमम डेडलाइन ही कंसीडर करनी है, ठीक है? तो ये हो गया आपका 0, ये हो गया आपका 1, ये हो गया आपका 2 और ये हो गया आपका 3, ठीक है? ये हो गया हमारा 3, ठीक है? अब इसी टाइमलाइन के अंदर हम क्या करेंगे, इसी टाइमलाइन के अंदर हम अपना क्या निकालेंगे, प्रॉफिट, ठीक है? प्रॉफिट कैसे निकलेगा हमारा, सिंपली जैसे हम अपना प्रॉफिट निकालते हैं। तो लेकिन टास्क कौन सा पहले करना है, टास्क देखो हमारे पास ये सारे टास्क है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैक्सिमम प्रॉफिट वाला, मतलब T2 टास्क है ना? अब T2 टास्क हम पहले करेंगे, तो हम क्या करेंगे, T2 टास्क में ये देखते हैं कि ये कहाँ पर फिट बैठेगा, ये कहाँ पर फिट बैठेगा, ठीक है? अब T2 टास्क जो है सबसे ज़्यादा प्रॉफिट दे रहा है, 2 घंटे लगेंगे, तो हम उसको यहाँ पर करेंगे, मतलब आफ्टर 2 आवर्स, मतलब यहाँ पर करेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे T2, पहले हम T2 यहाँ पर डाल देंगे, ठीक है? ये हमारी एल्गोरिथम कहती है कि जो मैक्सिमम है उसको क्या करेंगे, हम सबसे ज़्यादा से ज़्यादा जो टाइम ले सकते हैं वो लेंगे, ठीक है? इसके बाद दूसरे नंबर पर कौन सा सबसे ज़्यादा प्रॉफिट दे रहा है, ये वाला दे रहा है, ठीक है? T1। अब T1 को हम कहाँ करेंगे, हम आगे नहीं करेंगे, T1 को हम कहाँ करेंगे, यहाँ पर करेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक स्लॉट खाली है, तो हम क्या करेंगे, इसको T1 कर देंगे यहाँ पर। क्लियर? इसके बाद जो हमारा लास्ट स्लॉट बचा है, लास्ट स्लॉट, ये 3 आवर्स का स्लॉट है। अब बचे हुए इन दोनों में से बचे हुए कितने, हमारे पास 3 है, ठीक है? अब 1 घंटा बचा, तो हम कितना कर सकते हैं, ये वाला टास्क कर सकते हैं जिससे हमारे मैक्सिमाइज प्रॉफिट होगा। तो हम क्या करेंगे, T4 करेंगे। क्या करेंगे, T4, और यहाँ पर हमें सबसे ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो देखो T1 कंप्लीट करने पे हमें ₹18 मिले, ठीक है? T2 कंप्लीट करने पे हमें ₹22 मिले मान लो, और T4 कंप्लीट करने पे हमें ₹7 मिले। तो टोटल हमारा प्रॉफिट कितना हुआ, 18 प्लस 22 प्लस 7, ठीक है? टोटल प्रॉफिट कितना हुआ, टोटल हुआ हमारा 7 8 9 9 दूनी 18 9 3 27, तो ये हो जाएगा आपका 47। तो हमें टोटल प्रॉफिट हुआ 47 का, ठीक है? अब देखो बुक में देखते हैं क्या लगा रखा है इन्होंने सोल्यूशन। देखो इन्होंने डेडलाइन बनाई है यहाँ पर, ठीक है? इन्होंने टास्क को डिवाइड करा, तो पहले क्या करा, T1 T2 देन T3,
T4 है ना, सेम जो हमने फॉलो करा और टोटल कितना आया 47 आया। ठीक है, सेम यही प्रोसेस हमें फॉलो करना है ग्रीडी एल्गोरिथम से। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया, 47 आया। ठीक है, हमारा बिल्कुल सही है, T1 T2 और T4, और यही टास्क का हमारा सीरीज है T1 T2 एंड T4। ठीक है, ये हमारी ग्रीडी एल्गोरिथम बताती है। ठीक है, तो ये हमारा ग्रीडी एल्गोरिथम खत्म हो चुका है। यहाँ पर कोड देख लेना और थोड़ा सा एग्जांपल्स देख लेना, ये वही एग्जांपल है। ठीक है, इसी एग्जांपल को एक्सप्लेन करा हुआ है। अब हम पढ़ते हैं लास्ट टास्क शेड्यूलिंग हमारा हो गया। अब लास्ट जो पढ़ते हैं हमारा वो आता है हफमैन कोड्स। ठीक है, बट उससे पहले आपको क्या करना है, कुछ क्वेश्चन जरूर कर रहे हैं, क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन पे हाथ साफ नहीं करेंगे तब तक आपका नहीं होगा। तो देखो ये कुछ क्वेश्चन है, सेम इसी तरीके के क्वेश्चन है। ठीक है, आपको ये आइटम्स दी हुई है, वेट दिया हुआ है, फिर आपको क्या निकालना है, मैक्सिमम प्रॉफिट निकालना है। वही आपको आइटम, वेट और वैल्यू, वही आपका प्रॉफिट है। ये भी आपको सेम इसी तरीके दिया है, आइटम, प्रॉफिट और वेट। ठीक है, तो आपको PIWI दिया हुआ है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको रेशियो दी हुई है, PIWI मतलब प्रॉफिट और वेट की रेशियो दी हुई है। ठीक है, तो ये आप कर सकते हैं। ठीक है, इसमें भी आपको मैक्सिमाइज करना है। ठीक है, प्रॉफिट, ऑप्टिमम सॉल्यूशन फॉर गेनिंग मैक्सिमम प्रॉफिट, इसमें भी आपको क्या करना है, व्हाट शुड आइटम टेक इफ द इवन फ्रैक्शन ऑफ एनी आइटम विद हिम। ठीक है, तो ये सारी चीज़ है, ये भी वही चीज़ है। तो ये सारी चीज़ें हैं। देखो, ये रॉबरी है, सबसे ज़्यादा चोर जो है सबसे ज़्यादा से ज़्यादा कमाना चाहता है, तो वही आपको बताना है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आते हैं अपने टॉपिक पे, हफमैन कोड्स। ठीक है, होता क्या है और किस लिए यूज़ होता है, इस पे थोड़ा डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो हफमैन कोड किस लिए यूज़ होता है, तो पहले आपको उसको थोड़ा सा ना एग्जांपल समझाते हैं, इंट्रोडक्शन समझाते हैं कि हफमैन कोड होता क्या है। ठीक है, सपोज हमारे पास कुछ नंबर्स हैं, ये हमारे पास कुछ नंबर्स हैं, क्वेश्चन ले लेते हैं, इससे बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा आपको कि ये है क्या एक्चुअल में। ठीक है, बाकी पढ़ लेना डीप में यहाँ पर। ठीक है, आपके पास मान लो कुछ नंबर दिए हुए हैं। ठीक है, सपोज आपका A 70 टाइम्स आ रहा है, एक करेक्टर्स में A आ रहा है 70 टाइम्स। ठीक है, B आ रहा है आपका, मान लो देखो टोटल 100 करेक्टर्स हैं हमारे, टोटल करेक्टर्स भी ले लेते हैं यहाँ से। ठीक है, टोटल करेक्टर्स कितने हैं हमारे पास, 100 करेक्टर का एक कोड है। मान लो 100 करेक्टर हमें किसी को भेजने हैं, या हमारे पास 100 करेक्टर की एक फाइल है। ठीक है, तो हफमैन कोड बेसिकली इंक्रिप्शन, डिक्रिप्शन, इनकोड, डिकोड के लिए यूज़ करा जाता है। ठीक है, तो बेसिकली है क्या ये, देखो हमारे पास एक 100 करेक्टर का सेट है, या 100 करेक्टर्स है हमारे पास, जिसमें आपके A आ रहा है 70 टाइम्स, B आ रहा है 2 टाइम्स। ठीक है, C आ रहा है आपका 5 टाइम्स। ठीक है, और D आ रहा है आपका मान लो 13 टाइम्स, और E आ रहा है आपका मान लो 3 टाइम्स, और F आ रहा है आपका 7 टाइम्स। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ कैरेक्टर दिए हुए हैं। ठीक है, ये कुछ कैरेक्टर्स हैं हमें दिए हुए हैं, और इन कैरेक्टर्स को आपको टोटल कैरेक्टर कितने दिए, 100 कैरेक्टर्स हैं। ठीक है, अब हफमैन कोड्स किस लिए यूज़ होता है, मैं आपको इसका एग्जांपल समझाता हूँ। सपोज आपको इसको इनकोड करना है, किस फॉर्मेट में, मान लो आपको इसको बाइनरी में इनकोड करना है। ठीक है, तो हम बेसिकली जो अपनी कोडिंग में जो यूज़ करते हैं, एस्काई वैल्यू यूज़ करते हैं। ठीक है, एस्काई वैल्यू हमें पता ही है क्या होती है। ठीक है, एस्काई वैल्यू आप सर्च करना गूगल पे कि एस्काई वैल्यू क्या होती है, मतलब बेसिकली एक कोड होता है हर एक किसी का। ठीक है, हर एक अल्फ़ाबेट की एक यूनिक एस्काई वैल्यू होती है, तो और वो करीबन 0 से लेके 127 बिट के बीच में होती है। ठीक है, 0 से लेके 127 के बीच में होती है, मतलब 127 जो मैक्सिमम नंबर है वो 127 है। तो इसका जो अगर हम बाइनरी निकालेंगे तो कितना आएगा, मान लो 7 डिजिट का एक बाइनरी आएगा, 7 बिट का आएगा। ठीक है, 7 बिट का एक बाइनरी नंबर आएगा। ठीक है, जो 127 का आएगा 11117 टाइम्स आएगा। ठीक है, 3367। ठीक है, 7 टाइम्स 711 आएगा, मतलब 7 बिट का एक आपका बाइनरी कोड आएगा। तो अगर A 70 बार आ रहा है, ठीक है, और इसका 70 डिजिट का आएगा। ठीक है, तो 100 कैरेक्टर्स का कितना आएगा, देखो 100 कैरेक्टर्स टोटल है आपका, 100 इंटू 7 कितना आ जाएगा टोटल हमारे पास, 700 इंटू 7, टोटल हमारे पास 700 बिट्स का कोड आ जाएगा। 700 बिट्स का हमारे पास कोड आ जाएगा। ठीक है, 700 बिट्स आ जाएगा। अब 700 बिट्स बहुत बड़ा वैल्यू है, बहुत बड़ी वैल्यू है। क्या हम इसको छोटा कर सकते हैं?
हाँ हम कर सकते हैं छोटा। कैसे कर सकते हैं? मान लो मैं सभी को ना एक छोटा शॉर्ट नेम देता हूँ, जरूरी नहीं मैं 7 बिट का ही एक नंबर दूँ, इसका ही वैल्यू दूँ, मैं हो सकता है इसको छोटा सा कोई रैंडम नंबर दे दूँ। सपोज ए को मैंने दे दिया 110, सॉरी 000 दे दे चलो ए को, ठीक है 000। बी को दे दिया 001, ठीक है, और सी को क्या दे दिया 011, ठीक है, या 010, ठीक है। डी को क्या दे दिया 100, ठीक है। मैं इसको शॉर्ट करना चाहता हूँ, मेरे को मतलब 7 के 7 बिट नहीं भेजनी, मैं उसको रिड्यूस करने के लिए उस 7 बिट को छोटे पैटर्न में तोड़ रहा हूँ, ठीक है। तो ये आ जाएगा 110, मान लो ए को मैंने ये दे दिया, एफ को मैंने डाल दिया मान लो 111, ये डाल दिया। तो मतलब मैंने क्या करा, इनको शॉर्ट में कन्वर्ट कर दिया। तो शॉर्ट में कन्वर्ट करने से क्या हुआ, देखो ए आपका 70 है, ठीक है, तो 70 इंटू 3 बिट की ये डिजिट आएगी, ठीक है, 3 बिट का एक कोड आएगा। टोटल कितना हो जाएगा 3, 7 इंटू 3 2100। तो टोटल हम क्या करेंगे, टोटल 100 कैरेक्टर्स हैं, तो 100 कैरेक्टर्स को 3-3 बिट के इसमें तोड़ दिया सेट्स में, तो हमारे पास कितनी वैल्यू आ जाएगी, हमारे पास टोटल आ जाएगी 100 इंटू 3, क्योंकि 3-3 बिट के हमने सेट में तोड़ दिया उसको, मतलब हमने उसको एक रैंडम नेम दे दिया, एक मतलब पैटर्न दे दिया हमने उसको कि हम उसको इससे डिटेक्ट करेंगे, ठीक है। टोटल कितना आ जाएगा हमारे पास 300 बिट का कोड बन जाएगा हमारे पास, मतलब 300 बिट्स के साइज का हमारे पास पैटर्न बन जाएगा जो हमें भेजना होगा। बट ये भी बहुत बड़ा है, ठीक है। हमने क्या करा, इसको रिड्यूस करने की कोशिश करी ताकि नेटवर्क कॉल ईजिली हो जाए, बट ये भी बहुत बड़ा है। तो यहाँ पर इसके बाद हफमैन कोड्स यूज काम में आता है, ठीक है। हफमैन कोड क्या करता है, ये उसको और रिड्यूस कर देगा, इस साइज में रिड्यूस कर देगा कि उसको ईजिली हम भेज पाए और रिसीव कर पाए। तो हम इसको और रिड्यूस कैसे करेंगे, हफमैन कोड्स की हेल्प से, ठीक है। तो हफमैन कोड बेसिकली इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के लिए यूज होता है, ठीक है, इनकोड डिकोड के लिए यूज होता है। इनकोड डिकोड आप इसके लिए कर सकते हो, ठीक है। देखो इसमें लिखा है, इसके बारे में अगर आप पढ़ोगे, ठीक है, तो आप इसको किसी भी तरीके से इनकोड और डिकोड कर सकते हो। जैसे देखो ये एक नंबर, एक मैसेज है, ठीक है, इस मैसेज को क्या करा हमने, इनकोड करा, तो ये इस फॉर्मेट में बन गया, ठीक है, और उसको वापस से डिकोड करा, ये वही उसी फॉर्मेट में मान लो बन गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम उसको इनकोड डिकोड करते हैं, ठीक है। तो हमने क्या करा, सिंपली इसको छोटा करने की कोशिश करी। हमने क्या करा, सभी को 3-3 बिट की एक वैल्यू दी, रैंडम कोई भी यूनिक, और हमने क्या करा, उसको रिड्यूस करने की कोशिश करी, बट वो रिड्यूस कितना हुआ, सिर्फ 300 बिट तक हो पाया, उससे ज़्यादा हमारे से नहीं हो पाया। तो लेकिन अब हमें क्या करना है, हमें इसको इससे भी छोटा करना है। तो यहाँ पर आता है आपका जो हमारा मेथड है हफमैन कोड्स का, ठीक है। अब ये कैसे वर्क करता है, देखो मैं बताता हूँ। सबसे पहला आपको स्टेप क्या करना है, फर्स्ट स्टेप, ठीक है, हमें इनमें से जो सबसे छोटे साइज के जो 2 नंबर्स हैं, मतलब जिनकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम बार आ रही है, ऐसे कोई भी 2 नंबर लेने। सपोज मैं 2 नंबर ले लेता हूँ बी, क्योंकि बी की कितनी आ रही है 2 आ रही है, और मैं ले लेता हूँ सपोज ई ले लेता हूँ, ठीक है। तो बी और ई मैंने 2 ले लिए, ठीक है, ये सबसे कम बार आ रहा है, सबसे कम इसकी फ्रीक्वेंसी है। तो आपको क्या करना है, उसको इस तरीके से लिखना है कि उनका जो ऑर्डर है, मतलब छोटा वाला लेफ्ट में है और बड़ी वाली डिजिट जो है वो आपका राइट में है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, छोटे वाले लेफ्ट में और बड़ी डिजिट राइट में। तो बी 2 बार आ रहा है और ई 3 बार आ रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, इधर लिखता हूँ बी और इधर लिखता हूँ ई, ठीक है। बी कितनी बार आ रहा है, बी आ रहा है हमारा 2 बार, ठीक है, और ई कितनी बार आ रहा है हमारा 3 बार, ठीक है। अब टोटल इन दोनों का टोटल अगर मैं निकालूं तो कितना आएगा, तो देखो ध्यान से समझना, 2 + 3 टोटल कितनी बार आ गया, ये दोनों मिलके, ये दोनों मिला के 5 टाइम्स आया है ना, 5 टाइम्स आया कि नहीं, ओके। अब हम क्या करेंगे, अब हम नेक्स्ट वो डिजिट ढूंढेंगे जो इन दोनों से बड़ी हो, ठीक है, इन दोनों से बड़ी हो। तो इन दोनों से बड़ी कौन सी है, देखो 2 और 3 को अब हटा दो, क्या बचा हमारे पास, सी बचा जो 5 टाइम्स आ रहा है, ठीक है, ये इससे बड़ा है। तो हम क्या करेंगे, देखो मैं बताया था ना 5 टाइम्स आ रहा है, मतलब इसके बराबर है, तो मैं इसको 5 टाइम्स को यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। और ये कौन सा हमारा, ये है हमारा, सपोज क्या है हमारा सी, ठीक है, ये है हमारा सी, ठीक है। ए, ये बी हो गया, सी हो गया, ई हो गया। अब ये 5 टाइम्स आ रहा है, तो इन दोनों का अगर हम टोटल निकालें तो 5 और 5 कितना हो गया, 10 हो गया, ठीक है, 10 हो गया, ओके। अब हम क्या करेंगे, अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है, इसके जो इससे छोटा है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो इससे और छोटा क्या है, 7 है,
तो हम क्या लेंगे, 7 को लेंगे एफ, लेकिन मैंने बोला छोटा तो लेफ्ट में ले लो, तो यहाँ पर ले लेते हैं हम एक बॉक्स बना के एफ, ठीक है, ये है आपका एफ। ये कितने टाइम्स आ रहा है, 7 टाइम्स, है ना। तो टोटल 7 और 10 मिला के कितना हो गया, 17, ठीक है, 7 और 10 मिला के कितना हो गया, 17। इसके बाद नेक्स्ट इससे छोटा कौन सा है, डी है, तो डी को भी ले लेते हैं भाई। डी क्या है, इससे छोटा 13 है, तो यहाँ पर लिख देते हैं डी, ये है आपका डी। ये कितने बार आ रहा है, ये 13 टाइम्स आ रहा है, ठीक है। अब इन दोनों को दोबारा मिलाते हैं, ठीक है, और यहाँ पर लिख देते हैं इन दोनों का टोटल, 17 और 13 कितना हो गया, 30, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, ए बचा 70 जो कि इससे बड़ा है, ठीक है। तो बड़ा है तो राइट में लिख दो, तो ये हो जाएगा ए, ठीक है। ये कितने टाइम्स आ रहा है, 70 टाइम्स, ठीक है। और दोनों का टोटल कितना हो गया, 30 और 70 टोटल हो गया आपका 100। टोटल कैरेक्टर कितने थे हमारे, 100 ही थे ना, यस 100 थे। अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से रखना। लेफ्ट वाले नोड को आपने 0 देना है और राइट वाले नोड को आपने 1 देना है। क्या देना है, लेफ्ट वाले को 0, राइट वाले को 1, ठीक है। तो देखो ये लेफ्ट नोड है, ये राइट नोड है इस 100 का, तो ये हो जाएगा 0 और यहाँ हो जाएगा आपका 1, ठीक है। सेम ऐसे ये लेफ्ट है राइट है, तो ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 1, ठीक है। ये लेफ्ट राइट है तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1। ये लेफ्ट राइट है तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1। सेम ऐसे लेफ्ट राइट, तो ये हो जाएगा आपका 0 और ये हो जाएगा आपका 1। बस अगर इतना काम करना आपने सीख लिया, मतलब इतना काम आपने कर लिया, उसके बाद समझ लो आपके आधे से ज़्यादा क्वेश्चन हो चुका है। कैसे हो चुका है, देखो मैं बताता हूँ आपको। अब आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पर उन सभी अल्फ़ाबेट को लिखना है जो आपने ऊपर लिखे थे, ए बी सी डी ई और एफ, ठीक है। अब देखो सबका आपने क्या लिखना है, देखो ए कितनी टाइम्स आ रहा है, ए हमें पता है कि 70 टाइम्स आ रहा है, ठीक है। बट ए का कोड क्या है, ठीक है, ए का कोड क्या है, देखो ए कितनी बार आया, यहाँ पर 1 दिख रहा है ना, सिर्फ ए तक पहुँचने के लिए, मतलब रूट नोड से ए तक पहुँचने में कितना लगा, हमें 1 लगा, तो मतलब इसका बाइनरी कोड हो गया 1। क्लियर है ना, ठीक है। अब बात करते हैं हम बी की, ठीक है। बी जो है वो कहाँ पर है, बी ढूंढो, ये रहा बी सबसे नीचे। तो हम बी तक पहुंचेंगे रूट नोड से, तो देखो क्या होगा, 0 1 1 1 और 0, ठीक है। तो हम बी कितने बार आ रहा है, बी आ रहा है हमारा करीबन 2 टाइम्स, ठीक है। तो ये आ जाएगा 0 1 1 1 और 0, यही है, ठीक है। अब हम सी तक पहुंचेंगे। सी तक पहुंचने के लिए हमें सी कितने टाइम्स आ रहा है, सी हमें पता है 5 टाइम्स आ रहा है, ठीक है। अब सी तक कैसे पहुंचेंगे, रूट नोड से, देखो 0 1 1 0, ठीक है। तो ये आ जाएगा 0 1 1 0, ठीक है। डी तक अब हमें पहुंचना है, डी तक, और डी कितनी बार आ रहा है, 13 टाइम्स आ रहा है, ठीक है। तो देखो डी की तरफ कैसे पहुंचेंगे, 0 और 0, 2 बार हमें 0 लिखना पड़ा, ठीक है, 0 0। ई कैसे निकालेंगे, ई तक कैसे पहुंचेंगे, ई कितनी बार आ रहा है, ई आ रहा है हमारा 3 टाइम्स, ठीक है, ई हमारा 3 टाइम्स आ रहा है। तो ई तक कैसे पहुंचेंगे, देखो ई है कहाँ, पहले ये देखो यहाँ पर है, तो ई तक पहुंचना है तो कैसे करें, 0 1 1 1 1, मतलब 4 बार 1, 0 के बाद 4 बार 1, तो 0 1 1 1 1, ठीक है। और एफ कहाँ पर है, एफ कितनी बार आ रहा है, एफ आ रहा है 7 टाइम्स, तो एफ आ रहा है 7 टाइम्स, ठीक है। और एफ तक पहुंचेंगे कैसे, देखो 0 1 0, ठीक है, तो 0 1 0, ओके। अब हम काउंट करते हैं कि हमारी कितनी बिट्स जो है वो यूज़ हुई हैं। चलो ये तो हमने यहाँ तक समझ लिया। अब हम ये काउंट करेंगे कि टोटल हमारी बिट्स कितनी यूज़ हुई हैं, ठीक है। तो देखो ये 1 बिट का नंबर है,
एक बिट का नंबर और 70 बार आ रहा है, तो हम लिखेंगे 70 इंटू 1, ठीक है, इक्वल टू 70। तो ये 70 बार आ गया है ना, इक्वल टू 70। ओके, दूसरा जो है कितने बिट का नंबर है, देखो ये है आपका 3 और 2 5, 5 बिट का नंबर है, 2 बार आ रहा है, तो 2 इंटू 5, ठीक है, कितना आया 2 इंटू 5, 5 2 जा 10, तो टोटल 10 आपकी बिट यहाँ पर यूज हुई है, ठीक है। सी कितनी बार आ रहा है, सी आ रहा है 5 बिट का नंबर है, मतलब 5 बार आ रहा है और 4 बिट में ये खत्म हो गया, तो 5 इंटू 4 कितना आया, 5 4 जा 20, ठीक है। डी कितने टाइम्स आ रहा है, 2 बिट का नंबर है, 13 बार आ रहा है, तो इक्वल टू 13 इंटू 2, ठीक है, 13 2 जा 26, ठीक है। इसके बाद ई कितने बिट का है, 5 बिट का नंबर है और 3 बार आ रहा है, तो इक्वल टू 3 इंटू 5, 5 3 जा 15, ठीक है। और लास्ट हमारा एफ जो कि 7 टाइम्स रिपीट हो रहा है, ठीक है, और कितने बिट का है, 3 बिट का है, तो ये हो जाएगा 7 3 जा 21। ओके, अब अगर हम इन सभी का टोटल निकालें, टोटल तो ये टोटल आएगा आपका 70 80 90 20, सॉरी तो अब जब हम इसका टोटल निकालेंगे तो कितना आएगा, 70 80 और 20 100 126, और ये हो जाएगा 147, और ये हो जाएगा 147 और 15 150 60 163 नहीं 62 162, टोटल हमारे इतने करेक्टर आ रहे हैं, ठीक है। बाकी इसको कैलकुलेट कर लेते हैं हम अपने कैलकुलेटर से। ओके 162 राइट आंसर है हमारा। तो 162 टोटल इसके लिए बिट्स यूज होंगे, ठीक है। तो मतलब हमने क्या करा, हमने इसको इतना रिड्यूस कर दिया कि टोटल हमारे 162 बिट्स ही हमारे यूज होंगे, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और आ जाता है कि एवरेज बिट्स कितने आएंगे। एवरेज बिट्स निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस टोटल बिट्स यूज को अगर हम इधर लिख दें फॉर्मूला, अगर हमें निकालना है एवरेज बिट्स, ठीक है, कितने यूज हुए हैं, तो हम लिखेंगे 162 जो टोटल बिट है उसको डिवाइड कर देंगे इससे 100 से, तो टोटल कितना आ जाएगा आपके एवरेज बिट, एवरेज बिट्स आ जाएगा 1.62, ठीक है। ये आपका एवरेज बिट है। तो 162 देख लें, चेक करें आंसर ठीक है कि नहीं। तो टोटल आया हमारा ये देखो, ये टोटल आया, हाँ राइट 162 हमारे टोटल बिट्स आए हैं, मतलब हमारा काम हो चुका है, मतलब हमने आंसर निकाल दिया है, ठीक है। तो ये हमारा टोटल हो गया। अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर पूछी जाए, ठीक है, तो करेक्टर आईडी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपकी ये लिखा है ना यहाँ पर, देखो
पढ़ सकते हो आप, ठीक है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है n log n, बिग O ऑफ n log n, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे हमने करे हैं। अब बाकी ये कुछ क्वेश्चन आप ट्राई करना घर पे बैठ के, ठीक है, मज़े से ट्राई करना। हो आपके एग्ज़ाम में अच्छे नंबर आएंगे अगर आप ये क्वेश्चंस ट्राई करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, है ना। ठीक है, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। यहाँ तक ही हमारी ये वीडियो थी, ओके। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है, ठीक है, और लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर बढ़िया वीडियो लगे तो कमेंट भी करिए, ठीक है। ओके, थैंक यू।